जर्मनी ने सरेंडर कर दिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगी और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या पड़ा, एलाइज फिर से जीत गए। अब अगर हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करें दोबारा से कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कहाँ किसने करी, तो आपको क्या लगता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसने स्टार्ट करी? जर्मनी ने। बिल्कुल, ज्यादातर जो हमें आइडिया होगा वो हमें होगा कि जर्मनी ने ही स्टार्ट करी। बट क्या सिर्फ जर्मनी ने स्टार्ट करी? इससे प्रीसीडिंग इवेंट्स कुछ ऐसी हुई होनी है जिसकी वजह से जर्मनी को ये स्टेप उठाना पड़ा, या इस दौरान में चलो नाजिज्म फैसिज्म को अगर हम छोड़ दें, बट एक ओवरऑल एक ऐसा क्या एनवायरनमेंट बना हुआ था कि जर्मनी को सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़नी पड़ी या फॉर दैट सेक लड़ाई ही लड़नी पड़ी। अगर हम ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स फिर से स्टार्ट कर दें, 1919 में साइन हो गई थी। इसमें क्या हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कि जो जर्मनी है उसको बिल्कुल खत्म करना है, फ्रांस कहता है बिल्कुल खत्म करना है, यूके और यूएसए कहते हैं कि उसे कंजम्पशन इकोनॉमी बनाना है ताकि जो मैं बनाऊं वो उसको खरीद ले। फ्रांस कहता था कि नहीं इसको बिल्कुल खत्म कर देना, उसके सार वाले रीजन से जो हमने पढ़ा था, सार वाले रीजन से, राइनलैंड वाले रीजन से सारे रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहा था, उसके ऊपर से ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में लग गया फाइन उस पे, ठीक है। अब ना उसके पास कोई रिसोर्स है जहां से वो पैसे वापस कर सकता है, क्योंकि रिसोर्सेज सारे कौन यूज कर रहे हैं? फ्रांस। यूके यूएसए अभी भी चाहते हैं कि ये कंजम्पशन इकोनॉमी बने, इसलिए यूके और यूएसए दोनों उसकी हेल्प करते हैं। कैसे? जिनोवा कॉन्फ्रेंस और उसके बाद डॉस प्लान, ये यूके की इंटरवेंशन से आता है और ये यूएसए की इंटरवेंशन से आता है। इसमें क्या होता है कि चलो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स एक्चुअल में बहुत हार्श थी, तो इसलिए क्या करते हैं हम जर्मनी को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे देते हैं, उसके फाइन कम कर देते हैं और अल्टीमेटली उसके सारे फाइन्स खत्म कर देते हैं। बट स्टिल 1929 में ऐसा क्या होता है कि इकोनॉमी में सारी गेम मिल जाती है, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाता है। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन कहां पर आता है? यूएसए में। यूएसए ने अब जब उसके पास इकोनॉमिकली इश्यूज आ गए, उसकी अपनी इकोनॉमी नहीं चल पा रही, तो क्या करेगा? वो बोलेगा कि जो मैंने लोगों को लोन दिया वापस ले लूं मैं वापस। तो वो क्या करता है? यूके फ्रांस को जो लोन दिया होता है वो, प्लस जो जर्मनी को 800 गोल्ड मार्क्स का हमने पढ़ा था ना, जो लोन देता है यूएसए, तो वो जर्मनी को यूएसए फोर्स करने लगे कि मेरे पैसे वापस दे दे। अब जर्मनी जब ये ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की जब हम बात कर रहे हैं, तो 1/4 ऑफ पॉपुलेशन इन यूएसए इज अनएम्प्लॉयड, कोई काम नहीं है। एंड बाय द टाइम हिटलर टेक्स ओवर, 1/3 ऑफ वर्कफोर्स इज अनएम्प्लॉयड इन जर्मनी। अब जब सारे हो जाएंगे फ्री, कोई काम है नहीं, इकोनॉमी चल नहीं रही, खाने के लिए इतनी डिफिकल्टीज आ रही है, इस टाइम में हिटलर आता है और इस टाइम में हिटलर ये नेशनलिज्म की भावना को अपने लिए यूज कर देता है। अपने लिए कैसे यूज करता है? जर्मनी कहते हैं कि ये हमारी गलती नहीं है, ठीक है हमने लड़ाई लड़ी, हम हार गए, बट ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स की वजह से जो ये सारा हमारा साइकिल शुरू हुआ, हमारे रिसोर्सेज भी गए, हमारे पैसे भी गए, हमें फाइन भी लगा दिया, सब कुछ कर दिया, तो सारा नुकसान हमारा हो गया, फिर भी हमें सारा एट द एंड हमें गलत ठहराया गया। तो जर्मनी अब यहाँ पे आता है हिटलर के साथ में। हिटलर क्या करता है? हिटलर पहले तो अपीसमेंट करते रहते हैं सारे यूके यूएस, बट स्टिल फ्रांस कहते हैं कि नहीं ये कल को हिटलर गलत काम करेगा, हमें तंग करेगा, इसलिए अभी इसको रोक लो, बट रोकता नहीं है। करते करते सबसे पहले वो चेकोस्लोवाकिया पे अटैक कर लेता है, ठीक है, उसके बाद वो राइनलैंड वापस ले लेता है, सार रीजन में रेफरेंडम करा देता है, और अब उसकी नजर जाती है कहां पर? पोलैंड, पोर्ट ऑफ डेंजिंग। अब जर्मनी कहता है कि मेरे को पोलैंड चाहिए। अब पोलैंड में अगर एक स्टोरी है इसमें कि पोलैंड में अब इन्वेजन करनी है जर्मनी ने, तो कैसे करी हुई? ये तो है नहीं कि अगले एक दिन गया होगा कि यूके यूएस को बोल दिया होगा कि आई एम गोइंग टू इन्वेड पोलैंड द वेरी नेक्स्ट डे। तो क्या होता है कि जर्मन फोर्सेस पॉलिश जो रेडियो होता है, पोलैंड का रेडियो स्टेशन होता है, वहां पे कब्जा कर लेते हैं सारे, और वहां से एक मैसेज सारे रेडियो पे पोलैंड में फैला देते हैं कि पोलैंड इज गोइंग टू इन्वेड जर्मनी।
अब ये जो प्लान होता है हिटलर यूज करके ये शो कर देता है कि देखो पोलैंड मेरे पे अटैक करने लगा, इससे पहले वो मेरे पे अटैक करे मैं उस पे अटैक करूंगा। हालांकि ये होते नाजी पार्टी के ही लोग हैं सारे, जो पोलैंड के रेडियो स्टेशन पे कब्जा करके ये झूठी अफवाह फैला देते हैं। पोलैंड में सितंबर 1, 1939 को जर्मनी इन्वेड्स पोलैंड। सितंबर 3 को ब्रिटेन एंड फ्रांस डिक्लेयर वॉर ऑन जर्मनी। और धीरे धीरे करके जो सिर्फ एक यूरोपियन लड़ाई थी, धीरे धीरे करके यूरोप से बाहर गई, अफ्रीका में लड़ी गई। अफ्रीका में कौन लड़ रहा है इस लड़ाई को ज्यादा स्ट्रॉन्गली? मसोलिनी, इटली। पहले उसने क्या करा, बिकॉज ट्रीटी ऑफ सेल्स या फिर उससे पहले एलाइज ने उसको कहा था ना कि तेरे को अल्बेनिया का प्रोटेक्टोरेट बना देंगे, ऑस्ट्रिया हंगरी के रीजन्स दे देंगे, बट ऐसा कोई प्रॉमिस तो पूरा होता नहीं। तो मसोलिनी भी यहाँ पे सबसे नाराज है। वो कहता है कि नहीं, मुझे तो मेरा हक चाहिए। वो अफ्रीका पे जाके अटैक कर देता है अंडर द गाइज ऑफ कोरफू इंसिडेंट। उसके बाद ग्रीस पे अटैक कर देता है, उसके बाद इथियोपिया पे अटैक कर देता है। बट आफ्टर सम टाइम एलाइज फोर्सेस यहाँ पर आती है और अफ्रीका में हो जाती है। तो दैट मींस यूरोप वाली लड़ाई आई है अफ्रीका में। अब सेम एशिया में कौन इसको लीड कर रहा है? जापान के अपने मिलिट्रिस्टिक आइडियाज, इनके अपने एंटी कॉमिंटर्न पैक्ट ऑफ स्टील, ये दोनों बनती है, ये बन जाती हैं एक्सिस पार्टीज। एक्सिस पार्टी बन जाती है। जापान की सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि वो पर्ल हार्बर पे अटैक कर देता है। और जर्मनी की सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि जब वो ब्रिटेन को जीत नहीं पाता, वो चले जाता है रशिया पर कि अब मैं रशिया पे अटैक करूंगा। रशिया में क्या होता है, वहां पे वो अपने गेम में फंसा लेते हैं, गलत मैनिपुलेशन करता है कि जर्मनी को लगता है कि बाय अक्टूबर मैं जीत लूंगा सारा रशिया, लेकिन वो जीत नहीं पाता। तो वहां से रशियन आर्मी उसको बैक ट्रैक करने लग जाती है और वापस जर्मनी में घुस के मारती है। तो 1942-43 तक तो एक्सिस फोर्सेस जीत रही होती है। बट उसके बाद जापान का डिसीजन टू अटैक पर्ल हार्बर और जर्मनी का डिसीजन टू इन्वेड रशिया, ये दोनों इनकी गलतियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से एक्सिस पावर्स का पतन शुरू हो जाता है। अब जापान ने गलती कर दी पर्ल हार्बर वाली, उसने गलती कर दी जर्मनी ने रशिया वाली। पर्ल हार्बर की वजह से कौन आ गया गेम में? यूएसए। और जर्मन इन्वेजन की वजह से चाहे जरूरत नहीं थी जर्मनी को वो रशिया पे इन्वेड करने की, उसकी वजह से यूएसए सरेंडर कर गया और ये दोनों हो जाते हैं एलाइज की साइड। जो ब्रिटेन फ्रांस अभी तक हार रहे होते हैं, यूएसए और यूएसएसआर अपने रिसोर्सेज इनको देते हैं और फिर एलाइज दोबारा से पावर में आते हैं। जापान में कहां पे कंक्लूजन हो जाता है? एटॉमिक बॉम्ब स्मैश देता है यूएसए, जापान सरेंडर वहां पे कर गया। एलाइज फोर्सेस अफ्रीका जाती हैं, इटली को वहां से निकालती है, मसोलिनी वहां पे सरेंडर कर देता है। उसके बाद बैटल ऑफ नॉर्मंडी 1945 में सारी एलाइज फोर्सेस फ्रांस में से एंटर करती है और फ्रांस का जो एरिया जर्मनी ने ऑक्यूपाई करा होता है उसको फ्री करा के और हिटलर को भी सरेंडर करा देती है। ऐसे खत्म हो जाती है हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगर खत्म हो रही है तो इसका इंपैक्ट क्या रहेगा? ये जो होगी सारी स्टोरी। अब इससे हुआ क्या? सबसे पहली बात जो हम इसमें स्टडी करेंगे कि एलाइज के लिए इसमें से क्या रिलेशन निकला। एलाइज के लिए, एलाइज कौन है? यूके, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस और उसके बाकी छोटे मोटे जो कंट्रीज हैं। उसके बाद इसमें एक्सिस के साथ क्या होगा, इंपैक्ट होगा। नेक्स्ट वी विल स्टडी जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन एस्टैब्लिश हुई थी, यहां पे क्या एस्टैब्लिश होगा? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और अब जो ब्रिटेन सुपर पावरफुल था, मतलब कि द मोस्ट डोमिनेंट पार्टी थी पूरे वर्ल्ड की, अब ब्रिटेन ने 2 लड़ाइयां लड़ी बड़ी बड़ी, फ्रांस ने भी उसके साथ में। अब क्या हुआ, जो उनका इकोनॉमिकली स्ट्रक्चर था वो सारा हिल गया। तो अब जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज हैं उनको कौन लीड करेगा? उनको कौन लीड करेगा? यूएस। अब यूएस से बोलेगा यूके को कि तू बैठ जा, मैं देखता हूं। दूसरी साइड पे आ गया हमारा सोशलिज्म या कम्युनिज्म। अब इसका कौन होगा लीडर?
वर्सेस कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म है ओल्ड ऑर्डर और रशिया कहता है मैं कैपिटलिज्म खत्म करके कम्युनिज्म लेके आऊंगा। ओल्ड वर्सेस न्यू आ गया। अब ओल्ड वर्सेस न्यू आ गया, लड़ाई होएगी, बट रोमांटिसाइजेशन ऑफ वॉर हैज एंडेड। अब लोगों को पता लग गया कि वॉर जो है बहुत गलत चीज है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है और ऐसा नुकसान होता है कि बनी बनाई पार्टी जो ब्रिटेन जैसी बड़ी पार्टी थी वो बनी बनाई पार्टी खत्म हो जाएंगी, तो इसलिए अगली लड़ाई नहीं लड़नी। तो अगली लड़ाई अब किसी पे अटैक करके नहीं, रादर आइडियोलॉजिकल होगी, आइडियल्स पे बेस्ड होगी। कौन से आइडियल्स? कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। और इस लड़ाई को क्या कह रहे हैं कि जब एक्चुअल में लड़ाई नहीं होनी, सिर्फ फिलोसॉफिकल, आइडियोलॉजिकल, इकोनॉमिक लेवल्स पे लड़ाई होती है, तो उसको हम कहेंगे कोल्ड वॉर। तो जो हमारा फोर्थ इसमें होगा, फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक्स। कौन से ब्लॉक्स? कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट लेड बाय यूएसए, यूएसएसआर, और उसके साथ क्या आ जाएगी? कोल्ड वॉर, which began in 1945 and ended till the 1991, जब जर्मनी इकट्ठे हो जाता है और यूएसएसआर जो होता है वो दोबारा से ब्रेक डाउन होकर रशिया हो जाता है। तो ये अब हमने इम्पैक्ट्स में पढ़ना। अब इम्पैक्ट में जब हम सबसे पहली बात पढ़ेंगे वो होगा लॉस, क्योंकि अब सब डरने लगे वॉर से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी डरते थे, इसीलिए लीग ऑफ नेशन बनाई थी। बट लीग ऑफ नेशन और यूनाइटेड नेशन में एक सबसे बड़ा आपको क्या फर्क लगता है? आपको वो बताओ कि 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन कौन से? यस यस यस, चाइना को क्यों नहीं लिया हुआ है? जापान को क्यों नहीं लिया? हालांकि जापान ज्यादा सुपर पावरफुल है, क्योंकि इन सभी कंट्रीज को ये लगता है कि अगर जापान को मैंने ले लिया तो कल तो दोबारा से क्या होगा, रशिया और जापान इकट्ठे हो जाएंगे और दोबारा से ये हमें चैलेंज कर देंगे। तो बेसिकली इसको रखा हुआ है एज अ सब्स्टिट्यूट टू फाइट जापान। तो ये सारे कंट्रीज आ गए। अब देखो ये है सारे कैपिटलिस्ट कंट्रीज और ये दोनों कौन से हैं? सोशलिस्ट कंट्रीज। और जब लीग ऑफ नेशंस बनी थी उसमें बिग फोर कौन थे? यूके, यूएसए, फ्रांस और इटली। और ये सारे कौन है? कैपिटलिस्ट। तो यूनाइटेड नेशंस का सबसे बड़ा जो डिफरेंस आया, मतलब अब जब लोगों को लगा कि पीस रखना है हमने, तो पीस ऐसे नहीं कि अकेला सिर्फ एक ही पार्टी उसको रिप्रेजेंट करेगी। अब हमें इंक्लूसिव अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा कि सभी को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, तभी एक जो पीस को हम मेंटेन कर पाएंगे। बट जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से था बहुत ज्यादा हैवी लॉस ऑफ लाइफ हुआ। अप्रोक्सीमेटली 12 मिलियन सोल्जर्स डाइड, 25 मिलियन सिविलियंस डाइड एंड इसका जो ज्यादा शेयर जाता है दैट गोज टू नाजिज्म ऑफ हिटलर, क्योंकि उसने ज्यूज की ऐसे एग्जीक्यूशन करी कि जैसे हमने कल बताया कि ट्रेन भर भर के आ रही है, बसेस भर भर के आ रही है, गैस चैम्बर्स में डाल रहे और बिना किसी गिनती के सबको ज्यूज को मारा जा रहा है। उसके बाद जब रशिया जर्मनी में इन्वेड करता है या अलाइज फोर्सेस जर्मनी में वापस इन्वेड करती है, वो वापस नाजिस को चुन चुन के घरों से निकाल के मारती है, तो सिविलियंस और सोल्जर्स का बहुत ज्यादा लॉस ऑफ लाइफ होता है। सारे जो अब रिसोर्सेज है, कोई क्रॉप हो रही है, कोई कपड़ा बन रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कोई इंडस्ट्री चल रही है, तो हर चीज किसमें जा रही है? वॉर में। और अगर सारी चीज वॉर में जाएगी तो आम इंसान क्या खाएगा? उसके बाद तो खाने के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो एक आम इंसान के लिए, सिविलियंस के लिए कुछ नहीं बचता, सारे रिसोर्सेज वॉर में झोंक दिए जाते हैं। इट इज डिक्लेयर्ड टू बी टोटल वॉर, कि जो भी स्टेट बना रहा है वो वॉर के लिए जाएगा। नेशनलिज्म के अंडर ले लो या अपने देश की पेट्रियोटिज्म के लिए अंडर ले लो। एंड लास्ट वन इज एटॉमिक बॉम्ब्स। दुनिया को पता लग गया कि जो ये बॉम्ब, जो ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, ये बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि इट इज बिलीव्ड 1.6 मिलियन पीपल डाइड आउट ऑफ दिस atom the attack on Japan by USA।
1.6 मिलियन पीपल डाइड एंड उसके बाद जनरेशन भी जो आ रही है वो क्रिपल्ड आ रही है, उनमें कोई डिफेक्ट्स आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, तो आज तक लोगों को डर लग रहा है बिकॉज ऑफ दिस एटम बॉम्ब्स। नेक्स्ट इज ऑफ प्रॉपर्टी, लोगों का नुकसान हुआ, जान का नुकसान हुआ तो माल का भी नुकसान हुआ, तो उसमें कौन सा आ जाता है? सबसे पहली बात की जो हमने बात अभी करी थी कि सारी जो चीजें हैं वो वॉर पे स्पेंडिंग हो रही है। इट इज बिलीव्ड कि $1000 बिलियन वर स्पेंड ऑन, एंड इसमें से सिर्फ 35 बिलियन डॉलर सिर्फ यूएसए ने खर्च करा, यूएसए वर्ल्ड वॉर 2 में। तो सारा पैसा कहां पे जा रहा है? वॉर में। और अगर सारा पैसा वॉर में जा रहा है, डेवलपमेंट कुछ होनी नहीं है, तो इस वजह से क्या होगा? सारी प्रॉपर्टी जो सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, डेवलपमेंट है, वो सारी हो जाएगी। इस वजह से क्या हो रहा है? इकोनॉमिक डिफिकल्टीज होती है। अब जर्मनी में ट्रीटी ऑफ सेल्स में 6600 मिलियन पाउंड का फाइनल आ गया, ठीक है। अब जर्मनी भरेगा कैसे इसको? ना उसके पास इंडस्ट्री, ना उसके पास रिसोर्स, ना कुछ और, क्या करेगा? पैसे तो देने ही देने, जर्मनी में कहां से देगा? लोन के अलावा प्रिंटिंग करेगा, अपनी ही करेंसी की प्रिंटिंग कर देगा। अब जर्मनी को ही देना है, अगर इंडिया को कोई लोन देना, वो क्या करेगा? आरबीआई से जाएगा, परमिशन लेगा, प्रिंटिंग शुरू कर देगा। बट इतना बड़ा लोन देने के लिए प्रिंटिंग जो है बहुत नेक्स्ट लेवल की होगी। और अगर एक चीज की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, हद से ज्यादा बढ़ जाए, और डिमांड उसकी ज्यादा बढ़े ना, डिमांड क्योंकि इंटरनली अगर हम देखें तो बढ़ेगी, प्रोडक्शन और डिमांड का हमें लॉजिक पता है। प्रोडक्शन बढ़ती है, डिमांड घटती है, इन्फ्लेशन हो जाती है, डिमांड घटती है, प्रोडक्शन बढ़ जाती है, तो यही कंडीशन होगी यहाँ पर। उन्होंने करेंसी छापनी शुरू कर दी। अब करेंसी छापने से क्या हुआ? इकोनॉमिकली जो वैसे ही उसकी करेंसी वीक थी वो और वीक होगी। अब पाकिस्तान इंडिया में क्या कर रहा है? पाकिस्तान अगर हम कहते हैं कि काउंटरफीट करेंसी यानी कि नकली करेंसी पाकिस्तान से इंडिया में आ रही है, तो कारण क्या है उसका? किसी चीज की प्रोडक्शन इतनी ज्यादा कर दो, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 दिन का खाना है, ठीक है, ओके, और आपने कोर्स लाना 10 दिन, तो आप बड़ा जुडिशियली उसको यूज करोगे, संभाल के यूज करोगे। बस अगर मैं आपको दे दूं 100 दिन का खाना और बोलूं ये भी 10 दिन तक खत्म कर दो, आप तो लेकिन एक बाइट कोई चीज खाई पसंद नहीं है, फेंक दी। बट अगर इस केस में ऐसा नहीं होगा, इस केस में तो जो चीज नहीं भी पसंद उसको भी खाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास 10 दिन का रिजर्व है और 10 दिन का ही हमने जिंदगी निकालनी है। बट ये 100 दिन का सामान हमने 100 मील्स दे दी मैंने आपको फॉर 10 डेज, आप तो बोलोगे एक खाओगे, नहीं पसंद है फेंक दी, तो आप उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। तो सेम है करेंसी, जब जर्मनी ने इतनी ज्यादा अपनी प्रिंट कर दी, उसकी वैल्यू नहीं बची, और जो इकोनॉमिकली वो वीक था वो और इकोनॉमिकली वीक हो गई, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज बढ़ गई। अब जर्मनी पे इफेक्ट पड़ा, जर्मनी ने किसको पैसे देने वापस? यूके और फ्रांस को। यूके फ्रांस ने किसको देने वापस? यूएसए को। तो सारा ये सिस्टम मिल गया, इकोनॉमिकली पूरा वर्ल्ड इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज सेल्फ डिस्ट्रक्शन। अब सेल्फ डिस्ट्रक्शन का पॉइंट क्या था प्रॉपर्टी में? अब जैसे हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पढ़ा था, जब बेल्जियम पे जर्मनी अटैक कर रहा था, तो उसको रोकने के लिए क्या करा उसने? जो अपनी रेल रोड थी अपने आप ही खराब तोड़ने शुरू कर दी, अपने आप को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ना शुरू कर दिया। पैसे तो लगे थे किसी न किसी के, स्टेट के पैसे लगे थे, उनकी इन्वेस्टमेंट फ्री सब कुछ हुआ था। सेम में यहाँ पर कि जब भी कोई कंट्री किसी और कंट्री में इन्वेट करता था, उसको रोकने के लिए क्या करते थे? वहां पे अपनी रोड्स को काट देना, रेलवे लाइन्स को काट देना, एयर स्ट्रिप्स को खत्म कर देना, एयरपोर्ट्स को खत्म कर देना। तो इस वजह से क्या हुआ? अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन के मोड में आ गए, और इन सभी वजहों से क्या हुआ? ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ा। जर्मनी से शुरू होता था यूएसए पे, और जब हम ब्रिटिश एम्पायर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वी आर इंक्लूडिंग इट्स कॉलोनीज आल्सो, कि उस पे भी सेम इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, अफ्रीकन कॉलोनीज की बात कर रहे हैं, साउथ अमेरिकन कॉलोनीज की बात कर रहे हैं, तो सारी उसके बीच में ही इन्वॉल्व है, ये तीन पार्टीज के बीच में। अब ट्रेड जो है वो वीकन होने लगे। अब ट्रेड हो कैसे रहा था बेसिकली? ये आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, यहाँ पे इंग्लैंड ब्रिटेन आ गया आपका, यहाँ पर अफ्रीका,
रशिया एंड एशिया। ठीक है, अब एशिया यहाँ पे अब इंडिया ले लो, इंडिया अफ्रीका से होते होते नॉर्थ ये अमेरिका तक जाता था और उसके बाद यूरोप में जा रहे थे। ठीक है, यहाँ पे चल रही है वॉर पूरी जोर से, यहाँ पे चल रही है वॉर, यहाँ पर भी चल रही है, भी पार्टिसिपेट हो गया वॉर में। तो यानी कि जो प्रोडक्शन और डिमांड की जहाँ पे सप्लाई का वॉर सामने जगह चल रही है वॉर, तो जब वॉर चल रही है तो ये तो है नहीं कि कोई लग्जूरियस आइटम्स का ट्रेडिंग होगा, वो क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज भेजो। बेसिक नेसेसिटीज क्या, तीन मतलब कि खाने के लिए खाना भेजो, क्लोथिंग भेजो और वेपन्स भेजो। तो सिर्फ जब इस पे एक चीज पे मोनोपोलाइज हो जाएगी सारी डिमांड, तो ट्रेड जो ऑटो वैसे चल रहा था वो सारा वीकन हो जाएगा पूरे वर्ल्ड में। तो सारे जो डिमांड प्रोडक्शन है वो यहाँ पर ही जा रही है और वो सारी यहाँ पर यूज हो रही है और रिसोर्सेज में बीइंग यूज्ड इन वॉर। नेक्स्ट इज डीकोलोनाइजेशन। अब क्या हो रहा है कि 1945 के बाद हम क्यों ऐसा देखते हैं कि 1950s एंड 1960s में सबसे ज्यादा देश आजाद हो रहे हैं अफ्रीका में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, क्यों देखते हैं? क्योंकि ज्यादा कॉलोनीज किसकी है इस टाइम पे? ब्रिटेन की। ब्रिटेन की 2 वर्ल्ड वॉर लड़ लिया और वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका है रिसोर्सेज में। अब जो इंडिया को बचाने के लिए ब्रिटेन कुछ भी कर सकता था, यानी कि उसका एसेट था जो, अब क्या बन गई उसकी लायबिलिटी। और जब लायबिलिटी बनती है वो कह रहे हैं चलो ठीक है मैं ग्रेसफुली जाऊंगा, वो कह रहे ठीक है माउंटबेटन को भेजते हैं, वो प्लान बनाते हैं, डिवीजन हो जाती है इंडिया की, तो ग्रेसफुली जाते हैं। तो वी विल सी कि एशियन और अफ्रीकन जो कॉलोनीज हैं वो मोस्टली 1950s तक एंड मेजरली 1960s तक। अब 1960s तक की वेट क्यों करी ब्रिटेन ने? अगर हम इंडिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलावा 1960s में जाके ज्यादा इंडिपेंडेंसेस होती है। उसका कारण ये था कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी ब्रिटेन वेट कर रहा था, उसको लगता था कि अब एक और थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी जो किसके बीच में होगी? यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। इसलिए वो वेट कर रहा था कि इन केस अगर वॉर दोबारा होती है तो मुझे रिसोर्सेज कौन देगा, मुझे आर्मी कौन देगा, मेरी कॉलोनीज ही देंगी। और अगर मैंने इनको फ्री कर दिया तो मैं मतलब कि कहां से देखूंगा? मेरे पास तो ना मेरी अपनी आर्मी है, ना मेरे पास अपने रिसोर्सेज है, मेरे पास सिर्फ फैक्ट्रीज है। फैक्ट्रीज में अपने आप लोग है नहीं कि कोई चीज पैदा हो जाएगी, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल कहां से आएगा? एशियन और अफ्रीकन कॉलोनीज से। बट जब सभी कंट्रीज को ये पता लग गया कि अब ब्रिटेन, फ्रांस, डच, ये सारे कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज जो है वीक होने शुरू हो गए, तो यहाँ पे नेशनलिस्टिक मूवमेंट स्टार्ट हो गई, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। उससे पहले भी चल रही थी, बट उस टाइम पे क्या होता है ब्रिटेन उसे मैनेज कर सकता था। बट अब पहली बात तो लायबिलिटी बन गई, कॉलोनीज जो है अब लायबिलिटी बन गई, संभाली नहीं जा रही। और सेकंड बात नेशनलिस्टिक मूवमेंट शुरू हो गई, तो इस वजह से डीकोलोनाइजेशन शुरू हो जाती है। अब जब डीकोलोनाइजेशन शुरू हुई, जो यूरोपियन नेशन जो मदर कंट्री था बेसिकली, जो फ्री में अफ्रीका से सामान उठा लिया, फ्री में इंडिया से सामान उठा लिया, वो तो रहा नहीं अब। तो क्या हुआ? वहां पे जो ट्रेड है, जो चीज पहले वो 10 रुपए की बेच रहा था, अब जब उसको रॉ मटेरियल भी खरीदना पड़ रहा है रादर देन फ्री में, वो 100 रुपए की होगी चीज, और 100 रुपए की चीज होने से उसकी क्या हुई? उसकी अट्रैक्शन कम होगी। जब कोई चीज महंगी होगी, लोग कहते हैं कि कल तक तो 10 रुपए की चीज थी, आज 100 रुपए की क्यों होगी? तो उस वजह से ट्रेड जो है वो सारा कम हो गया। ट्रेड कम हो गया यूरोपियन कंट्रीज का। बट अब जब 2 मेन प्लेयर्स आ गए हैं, वो आ गए यूएसए और यूएसएसआर। यूएसए इंडस्ट्रियली फुली डेवलप हो गया, यूएसएसआर में भी रशियन रेवोल्यूशन आ गया, सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जर्मनी ने उसकी हेल्प कर दी थी, तो इंडस्ट्री ये भी डेवलप हो गया। अब यूएसए कहते हैं कि कैपिटलिज्म होना चाहिए पूरे वर्ल्ड में, यूएसएसआर कहते हैं कि नहीं सोशलिज्म होना चाहिए। तो यूएसए क्या कहता था कि आई एम नाइट इन अ शाइनिंग आर्मर, कि मैं तुम्हारा पसीना हूं, मैं तुम्हें बचाऊंगा सभी को, कि जो प्रॉब्लम चल रही है वर्ल्ड में आई एम द नाइट। और यूएसएसआर क्या कहता था कि मैं तुम्हारा रॉबिन हुड, कि मैं अमीरों से लूंगा और गरीबों को बांट दूंगा। तो ये दो आइडियोलॉजीज पे अब 2 न्यू प्लेयर्स एंटर द गेम। उसके बाद अग्रेशन पॉलिसीज। अब अग्रेशन पॉलिसीज कैसे? जो नाजिज्म फैसिज्म छोड़ के गए, ये तो है नहीं कि अगले दिन खत्म होगी।
जब हिटलर खत्म हो गया, मर गया, उसने सुसाइड कमिट कर लिया, मसोलिनी उधर से खत्म हो गया, जापान खत्म हो गया, तो ये तो नहीं है 1946 में सब खत्म हो गया पॉलिसीज, अभी भी है। तो अभी है, अब ये इसमें ज्यादा एविडेंट होती है जर्मनी की, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डिवीजन होती है। अब कहते हैं कि जर्मनी को बिल्कुल ही खत्म कर दो। सबसे पहली बात, जर्मनी के दो हिस्से हो जाते हैं, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी। ईस्ट जर्मनी जो होता है यूएसएसआर के अंदर आ जाता है, और ये वाला जो वेस्ट जर्मनी है इसको भी यूके, यूएसए, फ्रांस और रशिया ये आपस में बांट लेते हैं। सेम वे जर्मनी की कैपिटल बर्लिन, उसको भी 4 हिस्सों में बांट लेते हैं, यूके, यूएस, फ्रांस एंड रशिया। तो इसकी वजह से क्या होता है, अग्रेसिव पॉलिसीज जो होती हैं वो और ज्यादा देर में चलती है, क्योंकि ये जो है ना कि एक आइडियोलॉजी पे अगर 10-20 साल से काम चल रहा है, उसकी वजह से इतना बड़ा इफेक्ट पूरे वर्ल्ड में पड़ रहा है, वो अगले दिन खत्म होगी। तो अग्रेसिव पॉलिसीज जो थी उन्होंने फिर से ट्रेड को कम करने की कोशिश करी बाय फॉर्मिंग ऑफ यूनियंस, कि जर्मनी के अंदर ना ऑस्ट्रिया को तुम मेरे साथ आ जा, हम दोनों एक अपनी यूनियन बना लेंगे, रशिया जापान को कह रहा है, मतलब ऐसे करके ब्लॉक्स बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब ब्लॉक्स में सबसे जो एविडेंट चीज आती है वो है नेटो। नेटो क्या है, ट्रेड देखना उसमें कि ट्रेड हैम्पर नहीं होना चाहिए पूरे वर्ल्ड में, इसके लिए चाहे मुझे मिलिट्री यूज करनी पड़े, चाहे पुलिस यूज करनी पड़े, चाहे इकोनॉमिक सैंक्शन यूज करनी पड़े। तो अग्रेसिव पॉलिसीज का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या आ जाता है इस टाइम पे, नेटो। अब हम बात करेंगे कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की, कोल्ड वॉर की, कि अभी जो ये गेम चल रही है कौन कर रहा है। अब डिवीजन जो होती है वर्ल्ड की 2 हिस्सों में हो जाती है। ब्रिटेन तो रहा नहीं, इधर आ गया आपका यूएसए, यूएसए एक पुराना नाम हो गया, यूएसएसआर अब कह रहा है कि नहीं, जैसे पहले ब्रिटेन को आंखें कौन दिखा रहा था, जर्मनी, कि तू अपनी सीट से उधर, मैं आऊंगा। अब ब्रिटेन तो अब बेचारा अपने आप ही उधर गया, उसकी जगह आ गया यूएसए और इधर आ गया यूएसएसआर। अब यहां पे क्या, नो ओपन वॉर बट ओनली थ्रू रेगुलेशन ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स। अब फॉर एग्जांपल एबीसी कोई कंट्री है, ठीक है, कोई भी नाम ले लो इसका। अब इसके पास 2 ऑप्शंस है, या तो मैं यूएसए के पास जाता हूं क्योंकि डीकोलोनाइजेशन हो गई है, फ्री हो रहे हैं सारे कंट्रीज, अब इनकी मर्जी है। एबीसी कोई कंट्री है, चाहे अफ्रीका में ले लो चाहे एशिया में ले लो। अब इसके पास ऑप्शन है कि मैं यूएसए के पास जाऊं कि यूएसएसआर के पास जाऊं, किसके पास जाएगा? एक कंट्री अगर फ्री है उसको मर्जी है, किसके पास जाएगा? जो उसको फायदा देगा। फायदा इस टाइम पे क्या है, नए कंट्रीज बने, उन्हें डेवलप होना, डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चाहिए उन्हें, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, और क्या चाहिए, फाइनेंसेस। ये 2 चीजें जो प्रोवाइड, चाहे यूएसए दे दे चाहे यूएसएसआर दे दे। नया कंट्री मतलब वो कहते हैं आज की आज देखें, कल को जब मन करेगा छोड़ देंगे, बट आज मैं किसको ज्वाइन करूंगा। तो अब जो वॉर है वो ये नहीं है कि जाके इन्वेजन करनी है, अब पॉलिटिकली आइडियोलॉजीज पे लड़ाई हो रही है। और अब जो टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल कंट्रीज दे देंगे, यूएसए और यूएसएसआर दोनों ने अपने अपने प्लान्स बनाए थे कि हम पैसे देंगे कंट्रीज को ताकि ट्रेड बैरियर्स टूटे, इकोनॉमिकली प्रोस्पेरिटी आए, प्लस और हम हो जाए नए बिग बॉस। अब जो ये कंट्री है, यूएसए किसको दे रहा है, मेजर वेस्टर्न यूरोपियन पास को, और यूएसएसआर किसको दे रहा है, चाइना, ईस्टर्न एशिया, बाल्टिक स्टेट्स वाली साइड में सारी, और इंडिया में भी काफी हद तक इसका इंप्रेशन आता है। आपको लगता है इंडिया इज अ सोशलिस्टिक कंट्री? इज इंडिया अ सोशलिस्टिक कंट्री? एटलीस्ट ऑन पेपर यस, क्योंकि प्रियम्बल में क्या कहते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू फॉर्म इंडिया इनटू सोशलिस्ट, उसमें आता है सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक। तो सोशलिस्ट, अभी सोशलिस्ट वर्ड हमने क्यों ऐड करा है 42nd अमेंडमेंट, रशिया को खुश करने के लिए कि रशिया से भी हमें हेल्प मिलती है। वैसे इंडिया इज अ मेंबर ऑफ नॉन अलाइंड, कि ना मैं यूएसए की पार्टी में हूं ना मैं यूएसएसआर की पार्टी में हूं, जो मुझे जब मेरे को जरूरत होगी वो मैं इसकी हेल्प मांग लूंगा, ठीक है। बट फिर भी सोशलिस्ट उसने क्यों यूज करा, रशिया को थोड़ा सा प्रेस करने के लिए, नहीं मैं भी सोशलिज्म के प्रिंसिपल पे ही अपने इंडिया को फॉर्म करूंगा। अब कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में क्या है, कैपिटलिज्म इज द प्रॉफिट, कि ट्रेड हो, इकोनॉमिकली पूरा प्रोस्पेरिटी है और एंड में क्या हो, प्रॉफिट। सोशलिज्म क्या कहते हैं, इगैलिटेरियन, क्लासलेस सोसाइटी, कोई अमीर गरीब नहीं,
जितने अगर 100 लोग हैं सभी को, और 100 रुपये सरकार के पास, सभी को 1-1 रुपया दूंगा और सारे उसी में अपना गुजारा चलाएंगे। कैपिटलिज्म क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट करो। इन्वेस्टमेंट इन्वेजन से करो, चाहे इकोनॉमिकली से करो, चाहे पॉलिटिकली करो, जैसे मर्जी करो, तो इन्वेस्टमेंट करो। ये क्या कहते हैं? नहीं, कुछ नहीं करना, आप अपना काम करो, टैक्सेस भरो, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंडस्ट्री, जो वीक रिसोर्सेज एक नेशन में आने, वो कौन लेके आएगा? स्टेट अपने लेके आएगा। उसके बाद ये ओपन इकोनॉमी रख देता है। अगर किसी के पास, किसी की हैसियत ये है कि वो 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है, वो 1 करोड़ कर ले। किसी की हैसियत है वो लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है, वो लाख कर ले, तो मर्जी है। बट इसमें क्या बैलेंस है? इसमें उन्होंने रखी ये ले लेना कि 1000 रुपए ही इन्वेस्ट करने हैं, नो मैटर आपके पास 1 करोड़ है, 10 करोड़ है, 100 करोड़ है, जितने मर्जी। तो आप इन्वेस्ट, एक इंडिविजुअल जो है वो इसी वजह से इगैलिटेरियन सोसाइटी बनेगी, नहीं तो अमीर और अमीर होता रहेगा, गरीब और गरीब होता रहेगा। तो इस सोशलिज्म में ये सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करें। बट जो अभी नए नए देश आजाद हुए हैं, उन सबको क्या चाहिए कि इगैलिटेरियन, एक पीसफुल सा एनवायरनमेंट चाहिए उनको। तो ज्यादातर उनकी अप्रोच क्या जाएगी? सोशलिज्म की तरफ से। बट यहाँ पे यूएसए क्या गेम खेलेगा? पैसे के, उनको ग्रांट्स दे देगा कि ये लो अपने पैसे पकड़ो, पपेट गवर्नमेंट वहां पे एस्टैब्लिश कर दी। उसके बाद कैसे, जैसे हम मिडल ईस्ट एशिया या फिर सेंट्रल एशिया, ईरान, इराक वाला एरिया जो है सारा, यहाँ पे ऑयल निकल गया था सारे। अगर तो फाइनेंसिंग लोन लेके, किसी को पैसे देके वो शांति से अपना, ठीक है यूएसए के हिसाब से काम करता है, ठीक है, नहीं तो यूएसए क्या करता था? इन्वेजन। और अब ये हो गया आपके कि 2 ब्लॉक्स बन गए आपके कैपिटलिज्म सोशलिज्म के, दैट विल लीड टू द कोल्ड वॉर एरा। अब कोल्ड वॉर एरा में हुआ क्या? जो आज के डेट में हम कहते हैं डाटा, डाटा इज द न्यू करेंसी। जो पहले ऑयल इज द करेंसी था, कि जिस देश के पास ऑयल है वो बहुत पावरफुल है, सबसे पावरफुल ऑयल वाले। अब क्या हो गया? न्यू करेंसी इज डाटा। आज की डेट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टाइम में डाटा, कि अगर मुझे यहाँ पे सभी लोगों के बैठे जो है इनके नाम, पता, एड्रेस, घर में कितने मेंबर्स हैं, इनकी लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स पता है, तो मैं इनको मैनिपुलेट कर दूंगा। फेसबुक चलाएंगे ही, तो आप सारे फेसबुक चलाओगे, मैं वहां पे अगर आपको एक रेड कलर की शर्ट पसंद है तो मैं आपको हजारों रेड कलर की शर्ट दिखाऊंगा और आपको मजबूर करूंगा कि आप उस रेड कलर की शर्ट को खरीदो, कहीं से भी खरीदो। तो दैट मीन्स अगर मेरे पास डाटा है और मैं ये बेचने जाता हूँ किसी कंपनी को, तो बोलेंगे जो मर्जी पैसे ले लो हमसे, हमें बस डाटा दे। क्या यही चल रहा है आजकल? हर जगह मैनिपुलेशन चल रही है। तो डाटा जो है अब नई करेंसी को, ऑयल को ओवरटेक करने के लिए अब स्टार्ट हो जाता है। अब ये कैसे होता है? यूएसए अपना सर्वे कराता है एक कंट्री में कि यहाँ पे जो कंट्री में लोग हैं इनकी जरूरत क्या है, पैसा जरूरत है, पैसा ले लो। इनको डेमोक्रेसी, इनको एक मोनार्की से डेमोक्रेसी चाहिए, डेमोक्रेसी दिला देते हैं। डेमोक्रेसी चेंज करनी है, सरकार चेंज करनी है, वो दिला देते हैं। बेसिकली उनका मन पढ़ने के लिए, मन पढ़ने के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें। यूएसए साथ भी यही कर रहे हैं, वो कोशिश करता है कि ये कैसे लोग सोशलिज्म में आएंगे। अगर सोशलिज्म में आएंगे तो मैं इनका बॉस होऊंगा, अगर कैपिटलिज्म में जाएंगे तो यूएसए इनका बॉस होगा। उसके बाद आ जाते हैं स्पेस एज। अब जमीन छोड़ो, अब चले जाते हैं सारे चांद पे। अब यूएसए और यूएसएसआर की लड़ाई हो जाती है कि मैं पहले चांद पे जाऊंगा, यूएसएसआर कहता है मैं जाऊंगा, रशिया कहता है मैं जाऊंगा। कौन जाता है सबसे पहले? हु इज द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन मून एंड वॉक ऑन मून? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन से साल में? 1946। नील आर्मस्ट्रॉन्ग यूएसए का था, नासा ने भेज दिया था। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकम्स द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन मून। अब स्पेस, अब रशिया लेकिन आज तक मानता नहीं है। रशिया कहते हैं कि नहीं, ये सारा एक इसने सेटअप सा बनाया हुआ है, जैसे मूवी होती है, बेसिकली मूवी बना के लोगों को दिखा दिया। किसी ने जाके देखा ना कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया है वहां पे, तो ये वहां से भी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। अब जब डाटा है उसको असेंबल भी करना, 10 लोगों का डाटा तो मैं कॉपी पे लिख लूंगा, लेकिन अब जब 1 करोड़, 10 करोड़, 100, मतलब कितने बिलियन ऑफ लोगों का डाटा आपने देखना है, तो कहां पे? किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होगा। तो कौन होगा? तो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स का टाइम निकल जाता है। कोल्ड वॉर एरा में से भीड़, जो सबकी रेस ये लगी कि सबसे पहले सुपर कंप्यूटर मैं बनाऊंगा, वो कहता है मैं बनाऊंगा। उसके बाद आ जाते हैं ऑटोमोबाइल्स। नो डाउट जर्मनी आज तक इसमें बड़ा प्रोमिनेंट एक लीडर है, बट स्टिल हम रशिया के भी, यूएसए के भी, जापान के भी,
अब सबके ब्रांड्स देखते हैं जो काफी इन्फ्लुएंशियल है। अब सारी चीजें चल रही हैं, कोल्ड वॉर में क्या है, टेक्नोलॉजी चल रही है, टेक्नोलॉजी में क्या सबसे बड़ी बात हुई, मैन्युफैक्चरिंग की। कोई भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगनी है प्राइमरी सेकेंडरी के बाद, सॉरी सेकेंडरी सेक्टर को भी स्ट्रॉन्ग करना, तो मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हो जाती है। अब सेकेंडरी के बाद आ जाती है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में क्या आ जाता है, वैल्यू एडिशन, जो आजकल का टाइम चल रहा है कि अगर एक खाने वाली चीज है कोई, उसकी पेरिशेबल लाइफ होती है, लेकिन उसके बाद वो बेस्ट बिफोर लिखा होता है। पहले क्या होता था, फॉर एग्जांपल एक कोई ए आइटम है, उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 10 डेज होती है। बट ये सारी हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन की बात कर रहे हैं। अब उन्होंने क्या करा, 100 डेज कि इस चीज को आप 100 डेज तक लेके जा सकते हो। तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रही है सारी, और ये सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स क्यों हो रही है, सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स क्यों हो रही है, मशीन एज की वजह से। तो ये सारा सिनेरियो किसका, कोल्ड वॉर का, जो आज तक कंटिन्यू हो रहा है। बट इसमें अब नया प्लेयर कौन आ गया, चाइना। और अगर आपको लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 होगी, अगर हुई कभी, तो कौन कौन उसमें मेन प्लेयर्स होंगे। और जैसे वहां पे छोटे, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी के इशू को, छोटे से कंट्रीज हैं दोनों, इनको यूज कर लिया। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे पोलैंड एक छोटे से कंट्री को यूज कर लिया। थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर हुई तो वो छोटा सा देश कौन सा होगा, वो अब ढूंढोगे। चाइना होगा थर्ड वर्ल्ड वॉर का पार्टिसिपेंट, या फिर मेन हीरो होगा, बिल्कुल होगा। दूसरा कौन होगा, रशिया, और तीसरा अब ये लड़ाई कहां से अगर शुरू होनी हुई, रशिया ने तो शुरू कर दिया उधर यूक्रेन वाला सारा एरिया कॉन्कर करना, उसने G8 छोड़ दिया, किसी की सुन नहीं रहा। अब चाइना कहां से रिस्पॉन्ड करेगा, ताइवान से। ताइवान से क्यों, क्योंकि चाइना और ताइवान की बेसिकली जो ताइवान है वो चाइना का ही पार्ट था, बट वो अपने आप को इंडिपेंडेंट नेशन मानता है। बट ताइवान क्यों, क्योंकि आज की डेट है इलेक्ट्रॉनिक्स की, और इलेक्ट्रॉनिक्स किससे बनते हैं, सेमीकंडक्टर्स, नाम सुना, सेमीकंडक्टर एक चीज होती है जिससे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनते हैं। और ताइवान मेजॉरिटी जो पूरे वर्ल्ड का एक्सपोर्ट है, सबसे ज्यादा जो पूरे वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर्स बनाता है वो कौन सा कंट्री है, ताइवान। सेकंड नंबर पे कौन है, चाइना। अब चाइना की होड़ लगी हुई है कि मैं ताइवान को कॉन्कर कर लूं, इससे मैं क्या होगा, सारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पे कब्जा कर लूंगा। और अगर इलेक्ट्रॉनिकली मैंने इंडस्ट्री में कब्जा कर लिया, आज अब जो डिमांड है वो क्या है, कंप्यूटर्स की नेक्स्ट जेन जो है, ये कंप्यूटर्स, मोबाइल टेक्नोलॉजी इसी का ही है। तो कहना कि मैं ये सारी कॉन्कर कर लूंगा। बट उधर से यूएसए इज हेल्पिंग ताइवान। अब ये कॉन्फ्लिक्ट अगर हम थर्ड वर्ल्ड वॉर को इमेजिन करते हैं, तो ये गेम चल सकती है कि कल को ताइवान पे कुछ हो जाए और यूएसए अटैक करे, मतलब कि सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, अमेरिकन कॉलोनीज भी और यूरोपियन कॉलोनीज को तो ऑब्वियसली आना पड़ेगा। यूएसए ने आज तक उनकी हेल्प कर दिया, जब यूएसए को जरूरत पड़ेगी तो यूरोपियन कंट्रीज भी आएंगे। अब यूरोपियन कंट्रीज आएंगे यानी कि कैपिटलिस्ट सारा वर्ल्ड एक साइड पे हो जाएगा, और चाइना भी कुछ हद तक, कुछ हद तक नहीं, पूरे कम्युनिस्ट है, और कम्युनिस्ट की हेल्प कौन करेगा, रशिया। तो बट गया सारा वर्ल्ड तुम्हारा से दो हिस्सों में। तो वर्ल्ड वॉर 3 का सिनेरियो कुछ ऐसा हो सकता है। इंडिया विल बी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड हमने वर्ल्ड वॉर 1-2 में पढ़ा इसके बारे में, स्विट्जरलैंड के बारे में कभी नहीं पढ़ा, बिकॉज ये हमेशा एक स्विट्जरलैंड कहां पर, ये एटलसवर्ड यूरोप के बिल्कुल बीच में है। बट फिर भी कहीं हमने पढ़ा तो है, क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि न्यूट्रल रहा हमेशा। द सेम इंडिया है, इंडिया नेक्स्ट स्विट्जरलैंड होगा इन द टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी या फिर पार्टिसिपेशन। तो इंडिया न्यूट्रल रहेगा, बिकॉज जब उसको जरूरत होती है वो रशिया के अगेंस्ट भी हो जाता है, जब उसको जरूरत होती है रशिया के साथ भी, एंड सेम इज विद यूएसए। जब जरूरत है तो यूएसए के हाँ में हाँ मिलाएगा, और अगर नहीं जरूरत तो उसको मना कर देगा। तो इंडिया विल स्टे न्यूट्रल एज ऑफ नाउ।
बाकी अब कल को क्या पॉलिटिकल सिचुएशंस बनती है, कौन डोमिनेट करता है, वो सेपरेट इशू है, बट एज ऑफ नाउ जो पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की, इट विल स्टे न्यूट्रल। अब ये देख लो कि जो कोल्ड वॉर है ना चल रहा है, ये सारे कंट्रीज में जो ब्लू या ब्लू का शेड है, ठीक है, ब्लू या ब्लू का शेड है जो दे आर अलाइंड विद कैपिटलिस्ट, एंड जो रेड या रेड का शेड है कुछ, तो दे आर अलाइंड विद सोशलिज्म या कम्युनिज्म। तो अब ऐसे जो पूरा वर्ल्ड है वो बटा हुआ है, और इसमें जो ग्रे एरियाज है दे आर न्यूट्रल, ये किसी की साइड पे एंड वन ऑफ देम इज इंडिया। ये क्यों है? नॉन अलाइंड मूवमेंट, सुना नाम इसका? इंडिया जो है नॉन अलाइंड मूवमेंट, बैंडगन कॉन्फ्रेंस होती है, यूगोस्लाविया, ऐसे 3-4 कंट्रीज और मिलके दे फॉर्म अ नॉन अलाइंड मूवमेंट। कि हम अभी अभी नए नए फ्री हुए हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात है कि अभी अभी हम फ्री हुए हैं, एंड वी डू नॉट वांट टू बिकम अ पार्टी टू एनी कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टी। कि अगर यूएसए झगड़ा कर रहे हैं यूएसएसआर के साथ, तो हम इन दोनों में से किसी का भी नहीं साथ देंगे। वी विल स्टे नॉन अलाइंड टू एनीवन। तो दिस इज द सिचुएशन जो आज तक भी यही चल रही है कि ये वाला सारा एरिया रशिया चाहता है डोमिनेट करना, और ये वाला तो चलो अमेरिका के पास है, ये वेस्टर्न यूरोप, ये वाला वेस्टर्न यूरोप जो है वेस्टर्न जर्मनी से इधर वाला सारा टुवर्ड्स ब्रिटेन, ये सारा कैपिटलिज्म फॉलो कर रहा है। ये बाल्टिक स्टेट्स ले लो, और ये ईस्टर्न जर्मनी, ये वाला सारा एरिया रशिया के अंदर है। तो दिस इज द मैप एंड डिपिक्शन ऑफ द कैपिटलिस्ट वर्सेस सोशलिस्ट जो कोल्ड वॉर की हम बात कर रहे हैं। अब डीकोलोनाइजेशन होती, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने से क्या हुआ? जीत होगी, किसी की हार होगी, बट सारी पार्टीज हार, लॉस सबका हुआ, इकोनॉमिकली हुआ, किसी का पॉलिटिकली हुआ, किसी का सोशली हुआ। तो इस चक्कर में क्या हुआ, जो मदर कंट्री थी लाइक ब्रिटेन, फ्रांस, डच, ये सारी कंट्रीज हो गई, इसका फायदा उठा के कंट्रीज ने क्या शुरू कर दी? अपनी डीकोलोनाइजेशन। इंडिया, सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट पूरे में, इंडिया, उसके बाद अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, ये सारी कंट्रीज ने अपनी डीकोलोनाइजेशन शुरू कर दी। अब जब डीकोलोनाइजेशन शुरू करी तो फिर से यूएसए को टेंशन होगी कि कहीं वो कम्युनिज्म की तरफ ना चले जाए, और यूएसएसआर को टेंशन होगी कि कहीं वो कैपिटलिज्म की तरफ ना चले जाए। इसलिए कहीं कहीं क्या हुआ, यूएसए ने हेल्प करी कि फ्रीडम दिलाने में, ताकि वो उनकी कर्जदार रहेंगे और कल को कैपिटलिस्टिक आइडियाज को फॉलो करेंगे, और कहीं नहीं रशिया ने हेल्प करी कि जो उनको फ्री कराना है कॉलोनीज को, तो वहां से फ्री कराएंगे ताकि कल को वो एक सोशलिस्टिक बैंड ऑफ माइंड के साथ उन्हें ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमेशा इनका, ये साउथ ईस्ट एशिया में काफी देखते हैं हमें, वियतनाम, इंडोनेशिया, ऐसे कंट्रीज में यूएसए और यूएसएसआर की बहुत ज्यादा हमें दिखती है इन्वॉल्वमेंट। उसका कारण क्या? ट्रेड, सिंपल बात, पहले भी सिल्क रूट था, अभी भी सिल्क रूट है, और आने वाले टाइम में भी सिल्क रूट की इंपॉर्टेंस रहेगी। अब हर कोई चाहता है कि इंडियन एशियन कॉन्टिनेंट को अपने कंट्रोल में रहे। एशियन कॉन्टिनेंट को कंट्रोल में लेना, दैट मींस पूरे वर्ल्ड का रॉ मटेरियल जो है बेसिकली वो अपने कब्जे में ले। फ्रीडम की बात होने लगी हर जगह, उनको पता लग गया कि ब्रिटेन वीक हो रहा है, फ्रांस वीक हो रहा है, तो फ्रीडम की बात करो। फ्रीडम की बात करने के चक्कर में अब यूएसए और यूएसएसआर आ रहे हैं बीच में। अब यूएसए और यूएसएसआर नो डाउट उन्हें एड प्रोवाइड कर रहे हैं, बट मेजर उनको एड क्या चाहिए? पैसे की। सबको पैसे की जरूरत है। पैसे के साथ ही अगला बात कर सकते हैं कि नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स की बात कर सकता है, एक मोबिलाइज कर सकता है, एक अपने आइडिया को पहुंचा सकता है। तो सबसे बड़ी बात है इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म की। यूएसए अपनी साइड से अपने प्लान्स बना रहा है, मार्शल प्लान्स बना रहा है, नाम है प्रॉपर है मार्शल, ये फाइनेंस मिनिस्टर रहा है यूएसए का। अब इसी को काउंटर करने के लिए रशिया, मोनोटोव, ये फाइनेंस मिनिस्टर है रशिया का। ये कहता है कि मैं पैसे दूंगा, ये कहता है मैं भी पैसे दूंगा, पैसे ही चाहिए, अब मेरे पास आ गए। तो इकोनॉमिक, एक तरह से इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म हो। अब रशिया और यूएसए जाके इन्वेड करके सारे कंट्री को अपने बस में नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि हम तुम्हें लोन देंगे और हमारे हिसाब से चलो। इकोनॉमिक पॉलिसी, प्राइम मिनिस्टर किसको बनाना है, प्रेसिडेंट किसको बनाना है, यहाँ सारा हम बताएंगे, फाइनेंस मिनिस्टर किसको बनाना, सारा हम बताएंगे, और इस तरह से ये क्या कर देंगे, इकोनॉमिक प्रिंसिपल। और इकोनॉमिकली जब इंपीरियलिज्म को फुलफिल कर देंगे तो क्या नए बॉस बन जाएंगे, कुछ का बॉस यूएसए बन जाएगा और कुछ का बॉस रशिया बन जाएगा।
और रशिया ये क्या करेंगे, सारे वर्ल्ड वाइड नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स को फ्यूल अप करेंगे। अब यूएसए और यूएसएसआर की जो हम बोल रहे थे कि पॉलिसीज की, उसको डर था कि सोशलिज्म में ना चले जाए, उसको डर था कि कैपिटलिज्म में ना चले, तो अब इसमें क्या क्या स्टेप्स लिए यूएसए ने और यूएसएसआर ने। अब हेनरी ट्रम्प वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, उस टाइम की बात कर रहे हैं। तो हेनरी ट्रूमन कहता है कि सब विश्वास रखो यूएसए में कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे। कैसे ठीक कर देंगे, हम इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म करें, मतलब कि जो उनका एक्चुअल में मोटिव था कि हम लोगों को ग्रांट देंगे, हम लोगों को एड देंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर कैपिटा इनकम। अब पर कैपिटा इनकम तो सिर्फ एक बहाना था। वो कहते हैं कि हम $1 बिलियन हम सभी देशों में बांटेंगे, जिस देश ने आना फॉर्म भरो और हमें अप्लाई करो। अब इसमें क्या हुआ, स्विट्जरलैंड भी गया उनके पास कि जी चाहे मैंने पार्टिसिपेट नहीं करा वॉर में, बट मुझे भी रिकंस्ट्रक्शन के लिए थोड़ा लोन दे दो। वो कहते हैं कि तूने ना मेरे साथ हुआ ना किसी और के साथ, ना तेरा नुकसान हुआ ना तीनों में ना तेरा में, मतलब किसी कोई बात नहीं है, इसको कोई लोन नहीं है। बट ब्रिटेन को सबसे ज्यादा लोन दे दिया, एंड ब्रिटेन को ये जो सारा लोन दिया है, यू विल बी अवेयर कि 2007 में आके ब्रिटेन ने यूएसए का सारा लोन वापस करा है, ठीक है। तो ये पर कैपिटा इनकम प्लस यूएसए के साथ कौन खड़ा रहा मुश्किल टाइम में, तो उस हिसाब से इसने वेस्टर्न इकोनॉमी, वेस्टर्न जर्मनी से इधर वाले कंट्रीज से उन सबको लोन लेने शुरू कर दिए इन द नेम ऑफ हेल्प। अब नए नए देश बने हैं, उनके पास पैसे नहीं है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं है, इकोनॉमिक सिस्टम नहीं है, तो इकोनॉमिक सिस्टम उन्होंने बोला कि आप क्यों नया इतना दिमाग लगाओगे अपना, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कॉपी पेस्ट करो अपने जगह पर। बट बेसिकली वो क्या चाहते थे कि अगर कहीं का भी बैंकिंग सिस्टम किसी और कंट्री में इन्वॉल्व हो जाए, बेसिकली अगर आप किसी के घर का सारा खर्चा देखने लग जाओ, तो दैट मीन आज नहीं तो कल वो आपको गुलाम बनेगा ही बनेगा। आप उसको बोलोगे कि नहीं इतनी सेविंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, इतना एक्सपेंडिचर करना है, ये सारी चीजें आप बताओगे उसको, तो आज नहीं तो कल वो वाला घर, मतलब कि अगर किसी और के घर की आप ये रेगुलेट कर लो, तो आज नहीं तो कल वो आपका मतलब कि बेसिकली गुलाम ही बन जाए। तो यही इकोनॉमिक क्राइसिस हुई, और ये सारा करने का कारण सबसे बड़ा क्या था, टू प्रिवेंट कम्युनिज्म, कि कम्युनिज्म किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए डेवलप। हिटलर से, जर्मनी से, ये सबसे बड़ा जो खतरा था वो था कम्युनिज्म। इसीलिए हिटलर को स्टार्टिंग में जब वो इधर उधर इन्वेजन कर रहा था छोटी मोटी, उसको कुछ नहीं कहा। कारण क्या, वो कहते हैं चल कोई बात नहीं, अगर ये भी रशिया के साथ मिल गया, कम्युनिस्ट जो कंट्रीज हैं वो इतने ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, कल कोई कैपिटलिज्म को खत्म कर देंगे। तो इसलिए इनका अभी भी क्या मोटिव है, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म। अब सिर्फ पैसे से तो बात बनी नहीं, अगर कोई कंट्री ऐसा भी होगा ना, वो बोलेगा कि नहीं मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए, कोई ईगो पे ले गया बात को, लाइक जापानीज कल्चर जो था बड़ा इगोइस्टिक था कि सबसे एंड में जाके वर्ल्ड वॉर 2 में उसने सरेंडर करा। तो ऐसा कोई कंट्री दोबारा से मिल गया तो मैं क्या करूंगा, तो मैं उस पर कर दूंगा मिलिट्री एक्शन, और उसके लिए बना देता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब ट्रूमैन का जो ये आइडिया था, ये ओपन डिक्लेरेशन किसकी था, कोल्ड वॉर, कि भाई यूएसए ने ओपनली डिक्लेयर कर दिया कि नाउ वी आर मतलब इन अ फेज ऑफ कोल्ड वॉर अगेंस्ट रशिया एंड अगेंस्ट कम्युनिज्म इन पर्टिकुलर। अब कम्युनिज्म के अगेंस्ट क्या करना है, वो कहता है मैं $1 बिलियन पूरे वर्ल्ड में बांटूंगा। जो मैं एक्चुअल में बांटूंगा वो क्यों होगा, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो जाएगी। अब अगर ए बी सी 3 कंट्रीज हैं, तीनों में एक ही सेट ऑफ इकोनॉमिक रूल्स चल रहे हैं, तो क्या होगा, सभी का इकोनॉमिकली इंटीग्रेट हो जाएगा। अब यूरोपियन यूनियन हम पढ़ते हैं, यूरोपियन यूनियन सुना न्यूज़पेपर में कई, यूरोपियन यूनियन है, वहां पे एक ही करेंसी चल रही है, तो ट्रेड काफी इजी होगा। अब आपके पास रुपीज है, आप चले जाते हैं यूएसए, अगर ये आपको फैसिलिटी मिल जाए कि मैं रुपीज में ही अपना खर्चा कर सकता हूँ, तो आपको लगेगा कि ये तो बड़ी इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड सोसाइटी है। वहां पर आप जाते हो, अपने रुपीज देते हो, वहां से डॉलर्स लेते हो, उसका रेट कैसे ऊपर नीचे होता है, प्लस आपको इनकन्वीनियंस होती है, तो इस वजह से इकोनॉमिकली इंटीग्रेशन को डिफिकल्टी आती है। तो मार्शल प्लान कहता है कि एक ही इकोनॉमिक सिस्टम पूरे वर्ल्ड में चलेगा, जो होगा कैपिटलिस्टिक आइडियाज पे बेस्ड होगा, और उसकी वजह से क्या आ जाएगी, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आएगी। और जब इकोनॉमिकली एक
सिस्टम जो है वो अच्छा रहेगा, उससे क्या होगा, डेवलपमेंट होगी, ट्रेड होगा, जो इकोनॉमी का चक्का है वो चलता रहेगा। तो ये रहेगा। तो जॉर्ज मार्शल ऑफ यूएसए फाइनेंस मिनिस्टर था, तो ही डिक्लेयर्स द मार्शल प्लान की आओ फॉर्म भरो और हमसे पैसे ले लो। पैसे किस लिए ले लो? फ्रांस ब्रिटेन ने क्यों लिए पैसे? रिकंस्ट्रक्शन के लिए। वॉर में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया उनका, ठीक है, तो रिकंस्ट्रक्शन करनी है, उसके लिए दोबारा पैसे चाहिए, तो या ले लो रिकंस्ट्रक्शन के लिए। या जो न्यू कंट्रीज थे उन्होंने तो अभी अपनी जर्नी स्टार्ट करनी थी सिर्फ, तो अपनी जर्नी स्टार्ट भी करने के लिए आओ फॉर्म भरो और अप्लाई करो और हमसे पैसे ले लो। सेम इज ये सारा क्यों था? टू रिमूव द ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर्स का मतलब क्या कि अगर मैं रशिया से, जर्मनी से रशिया में एंटर कर रहा हूँ, जर्मनी तक तो कैपिटलिस्टिक सारी मार्केट है, रशिया में जाता हूँ मैं, आ जाती है मेरी सोशलिस्टिक मार्केट, तो वहां से बिल्कुल अलग ही सिस्टम चलेगा, दुकानदारी का अलग ही सिस्टम चलेगा। अब यहाँ पे कैपिटलिस्ट होगा तो उसने क्या करा होगा, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करी होगी, उसने एक ग्रोसरी मार्केट बनाई होगी, ग्रोसरी एसी वाली मार्केट होगी, उसमें फ्रूट्स मिलेंगे, वेजिटेबल्स मिलेंगे, एक ही छत के अंदर सब कुछ मिलेगा। पर जैसे ही मैं कम्युनिस्ट किसी देश में गया, वहां पर क्या है, एक चार्ज वाली नॉर्मल आगे जिसका दरवाजा भी नहीं, वहां पे सब्जियां पड़ी हैं, उसके साथ एक अलग दुकान जहां पे वेजिटेबल्स फ्रूट्स पड़े हैं, और एक तीसरी दुकान जहां से डेयरी प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो ये तो इकोनॉमिकली मेरे को ट्रेड बैरियर्स ही लगते, मेरे लिए तो एक कॉमन मैन के लिए जो मार्केट है, बेसिकली मार्केट के लिए तो ये ट्रेड बैरियर्स नहीं। इसके अलावा अगर हम टेक्निकली इसको जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि एक्चुअली में ट्रेड बैरियर्स होते क्या है। बट एट दी एंड ये सारे ट्रेड की ईज, ट्रेड के बैरियर्स, ट्रेड की अच्छी चीज, बुरी चीज, ये किस पे आके खत्म हो जाती है? कंज्यूमर पे। और कंज्यूमर को यही चीज चाहिए, कंज्यूमर को क्या चाहिए? ईज चाहिए, आसानी चाहिए। अब आजकल आप ऐसे ही किसी स्टोर में जाना प्रेफर करोगे जहां पे मुझे सारी चीजें मिल जाए, रादर देन एक दुकान एक कोने में शहर के, एक कोने में एक दुकान दूसरे शहर में। तो यही मेरे को ट्रेड बैरियर्स नहीं चाहिए, मेरे लिए तो ट्रेड बैरियर यही है एज ए कंज्यूमर। अब मार्शल प्लान यूएसए ने कर दिया और कोल्ड वॉर डिक्लेयर कर दी, और इधर से रशिया ने भी क्या कर दिया कि रशिया कहता पैसे की बात नहीं है, मेरे से ले लो, बट मेरे हिसाब से चलो, एंड ही डिक्लेयर्स मोलोटोव प्लान। ये फाइनेंस मिनिस्टर होता है रशिया का, ये भी कहते मेरे से पैसे ले लो, बट मेरे हिसाब से चलो, यानी कि कम्युनिज्म के हिसाब से चलो, जिससे स्प्रेड भी होगा मेरा, और आई विल बी एबल टू काउंटर यूएसए। इसका भी सेम बैरियर, इसका भी सेम सिस्टम की ट्रेड बैरियर्स खत्म करने हैं। ट्रेड बैरियर्स खत्म कैसे करें? कैपिटलिज्म को खत्म करके, कि अगर यहां पर एक मॉडल है, रशियन मॉडल है ऑफ इकोनॉमी, ऑफ मार्केट है, तो वही सेम मॉडल ऑफ मार्केट इंग्लैंड में भी हो, ठीक है, ऐसे इजी हो जाएगा मेरे काम। तो ये भी वही चाहता है कि ट्रेड हो, बस हर कोई ये चाह रहा है कि ट्रेड हो। 1929 के इकोनॉमिक डिप्रेशन के बाद यूएसए ने क्या करा, सारा पैसा वापस बुला लिया अपने पास, और ये उसकी गलती थी। बट अब जब 2008 का जो आया एक डिप्रेशन, उसमें क्या किया सरकारों ने, बोला खर्चो, कि लोगों तक पैसे पहुंचाओ, तभी वो मतलब कि इकोनॉमी चलेगी, प्रोडक्शन होगी, डिमांड बढ़ेगी, लोग जाएंगे मार्केट में खरीदेंगे, और पूरा इकोनॉमी चलेगी सारी। तो इसलिए इसमें हुई ओपन पॉलिसी, इसमें हुई क्लोज, ये सारा पैसा वापस बुला। तो अब यहां पर भी रशिया ने क्या फॉलो करा कि पैसे चाहिए, आज यूएसए ले लो। अब पैसे पे तो लिखा नहीं कि ये अच्छा पैसा है, गलत पैसा है, कैपिटलिस्ट का पैसा है, सोशलिस्ट का पैसा है, तो उस पर तो लिखा नहीं। लो अब ये चॉइस होगी सारे कंट्रीज के पास, ये आ गई चॉइस। और इस चॉइस को फुलफिल करने के लिए कभी कोई इन्वेजन हो रही है, कभी कोई पॉलिटिकल इन्वेजन हो रही है। पॉलिटिकल इन्वेजन का मतलब कि अगर कोई एक कंट्री को पसंद नहीं है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ठीक नहीं है, वो यूएसए के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं कि यार नहीं हमें नहीं पसंद, वो कहते हैं बताओ किसको लगाना, वो कहते हैं जिस मर्जी को लगा लो, इसको हटा दो। यूएसए चाहता है, वो अपने एक पपेट गवर्नमेंट वहां पे एस्टैब्लिश करता है, और वो कहता है ठीक है, नाउ यू आर ऑन माय साइड, और मेरे हिसाब से काम करो। अब कोई और कंट्री है, वो जाता है यूएसएसआर के पास, वो कहता है कि नहीं मेरे को मेरे देश की पसंद नहीं है, इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं पसंद, वो कहते हैं ठीक है मैं तेरे मैंने वहां पे सरकार अपनी बना देता हूँ, और इकोनॉमिक पॉलिसी जो तुझे पसंद है वो कर देते हैं। सो इस तरीके से जो कोल्ड वॉर है वो बड़ा इजीली प्रमोट होती रहती है। नेक्स्ट कम्स द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन।
अभी तक हमने कोल्ड वॉर का बेसिक आइडिया ले लिया। नाउ वी विल स्टडी यूएन। इसको पूरा डिटेल में भी पढ़ेंगे हम, बट अभी क्या है, अभी जस्ट एज ए इम्पैक्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर कर रहे हैं इसको। अब फॉर्मेशन क्यों हो रही है यूनाइटेड नेशंस की? लीग ऑफ नेशन फेल होगी, वो हमने कल पूरा एलैबोरेटेड तरीके से हमने पढ़ा कि क्यों लीग ऑफ नेशंस फेल हो रही है। ठीक है, सारी वीकनेसेस पढ़ी। पीस चाहिए अब सभी को। अब जो ये कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमीज है, ये बेसिकली क्या है, एक इकोनॉमिक आइडियाज है, इकोनॉमिक आइडियाज है। और अगर लड़ाई होगी तो सारा जो रिसोर्स है वो दोबारा से किसमें चल जाएगा, वॉर में। और यही तो चाहिए नहीं कि दोबारा वॉर हो, दोबारा सारा रिसोर्स उधर वेस्ट हो, सब कुछ खत्म हो, तो ये हो जाएगा। तो सेम में इसलिए सबसे ज्यादा बड़ी डिमांड है पीस, कि पीस रहे हर जगह, तो जिसकी वजह से हम मतलब बेसिकली काम कर सके, ट्रेड कर सके। और इस बार आते हैं 5 मेजर प्लेयर्स। इंक्लूसिव अप्रोच, यूएन में जो होता है वो इंक्लूसिव अप्रोच का आइडिया होता है। इसमें कैपिटलिस्ट देश भी है और कम्युनिस्ट देश भी है। रादर देन कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुई थी, वहां पे जर्मनी को नहीं बुलाया, रशिया को नहीं पूछा उन्होंने क्या करना, बस एक कैपिटलिस्ट 4 कंट्रीज ने मिलकर, यूएसए तो आया ही नहीं, तो उसको। और सबसे बड़ी बात क्या थी इसमें, यूएस में पार्टिसिपेशन। जो मेजर बात इस टाइम पे बनी, रादर एग्जिस्ट भी करती है यूएसए, वो भी यूनाइटेड नेशंस का पार्ट बनती है एंड दे फॉर्म यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। और बनी कब थी है? 24 अक्टूबर 1945 इन सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, अब ये वाले सारे कंट्रीज जो थे, देवर फाउंडिंग मेंबर, जो ब्लू में आपको दिख रहे हैं, देवर फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इसमें आप देखो 1945 की बात कर रहे हैं हम, 1945 रादर 50s तक की बात कर रहे हैं हम। अब इसमें देखो कि ये जो सारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं, दैट मीन ये फ्री कंट्रीज हैं, ये अपने हिसाब से देख सकते हैं अपनी पॉलिसीज को कैसे बनाना। तो ये आपका आ गया यूएसए, साउथ अमेरिका आ गया, ये आपका रशिया आ गया, इधर वाला एरिया आपका इंडिया, इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड चाइना आ गया, और ये आ गया ऑस्ट्रेलिया। बट अभी भी ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला और ये जो सबसे ज्यादा डियरेस्ट है सबके लिए, ये इंडिपेंडेंट नहीं हुए। कारण जो मैंने अभी आपको बताया था कि 1960s तक जाके इंडिपेंडेंट होते हैं, बिकॉज अभी भी वेट हो रही थी कि शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए और हमें रिसोर्सेज चाहिए होंगे, तो इसलिए इतना सारा पोर्शन अभी भी डीकोलोनाइज करते हैं, और सॉरी कॉलोनाइज करते हैं। बाकी सारे जो कंट्रीज हैं वो डीकोलोनाइज हो जाते हैं। अब जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुई थी, पीस सेटलमेंट हुई थी, वुड्रो विल्सन ने 14 पॉइंट्स दिए थे, सब कुछ हुआ था। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी पीस ट्रीटीज होंगी, तो उसमें सबसे जो मेन रहेगी वो कौन सी है? पोट्सडम कॉन्फ्रेंस। अब ये यहाँ पर क्या हुआ कि पीस ट्रीटीज की बात कर रहे हैं कि जर्मनी की अब जो गलतियां हैं, किसी को पे तो करना ही, अब पे कैसे करना है? अब डिक्टेटेड टर्म्स तो करेंगे, अगर हम दोबारा कोई ऐसी ट्रीटी कर दी जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जैसी हो, तो दोबारा से एक अगली लड़ाई का डर हो जाएगा। तो अब हमें चाहिए पीस, और पीस के लिए क्या चाहिए? एटलीस्ट उनकी बात तो सुने। तो उनकी बात का मतलब कैपिटलिस्ट वर्सेस सोशलिस्ट की बात तो सुने, तो इसलिए सबको वो अपने पार्टी में बुला देते हैं। जर्मनी को फिर से डिक्लेयर कर देते कि जर्मनी की ही सारी गलती है एंड जर्मनी हैव टू पे, और जर्मनी की क्या हो जाती है? डिवीजन। डिवीजन में टेरिटोरियल एक्सचेंजेस हो जाते हैं कि ये वाला एरिया जर्मनी का यूके रखेगा, ये यूएसए, फ्रांस, रशिया, ऐसे ऐसे करके आपस में बांट लेते हैं, बर्लिन को आपस में बांट लेते हैं। नेक्स्ट इज जर्मनी इज डिवाइडेड एंड बर्लिन वॉल इज प्रिपेयर्ड। बर्लिन वॉल बेसिकली एक एक्चुअल में वॉल है, कल भी मैंने आपको बताया था, देखना चाहते हैं। एक ये वॉल है बर्लिन के बीचों बीच, जो वैसे अब तो टूट चुकी है, बट इसका मेन मोटिव क्या था कि सोशलिस्ट वाली साइड से, सोशलिस्ट जर्मनी वाली साइड से कोई कैपिटलिस्ट में ना जा सके, और कैपिटलिस्ट वाली साइड से कोई सोशलिस्ट में ना जा सके। बट इशू ये है कि लोगों को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ज्यादा पसंद है। सोशलिज्म में तो क्या है, अगर आप 10 यूनिट्स ऑफ एनी गुड प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको सारी किसको देनी पड़ेगी? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट कहेगी कि सोशलिज्म है, मुझे दो, मैं अपने आप देखूंगा किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए। बट कैपिटलिज्म में क्या है? कंपटीशन।
10 यूनिट्स ऑफ गुड मैं बना रहा हूँ, 10 यूनिट्स गुड कोई और बना रहा है, मैं दे रहा हूँ x रेट पे और वो दे रहा है x माइनस 10 रेट पे। तो मेरे लिए तो ओपन कंपटीशन अच्छा है, क्योंकि इससे क्या है, मेरे को वैरायटी भी मिल रही है और मेरे को पैसे भी कम देने पड़ रहे हैं। तो सारे जो सोशलिस्टिक जर्मनी वाली साइड से थे लोग, ये क्या करने लगे थे, माइग्रेट टुवर्ड्स कैपिटलिस्ट साइड। सो इस वजह से ये बर्लिन वॉल भी बनाई गई ताकि कोई पार ना कर सके। तो पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस में एक्चुअली क्या हुआ, पीस ट्रीटीज को सभी को फॉर्मलाइज कर दिया। उसके बाद हुआ न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स। अब जर्मनी में नाजिज्म था और उसने क्या करा था कि मास लेवल पे एग्जीक्यूशंस करी थी सभी, मतलब कि बिना वॉर क्राइम्स इतने ज्यादा करे थे। रशिया में, फ्रांस में जाके जहां भी इन्वेजन करता था, नाजी जर्मनी यूज्ड टू होलोकास्ट, मतलब कि तबाही ला देते थे वहां जाके। तो उसके लिए भी एक फाइन तो लगा दिया जर्मनी को, नोट डाउन, बट किसी जनरल ने अगर किसी कंट्री में इन्वेड करके वहां पे हजारों के लोगों को मार दिया, उस जनरल को भी तो पनिशमेंट मिलेगी। वो कैसे मिलेगी, न्यूरेमबर्ग ट्रायल से। अब वहां पे क्या करते थे, उसको एक बेसिकली कोर्ट है, न्यूरेमबर्ग में बड़ी कोर्ट बनती है, इसमें जिस नाजी जर्मनी इन पर्टिकुलर ने कोई भी वॉर क्राइम करा था उन सबको पनिशमेंट दी। सो दिस केम टू बी नोन एज न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स। इसमें सारे नाजी जर्मनी को इकट्ठा करके उनको किसी को एग्जीक्यूशन कर दिया, किसी को जेल भेज दिया, किसी और अगर कोई जिसका गुनाह प्रूव नहीं हो पाता था तो उसको फ्री कर देते। तो न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स और पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस, ये दो हमारी इंपॉर्टेंट थी। अब वुमेन्स राइट। सबसे पहले हमने स्लाइड में एक चीज पढ़ी थी कि सो मेनी ऑफ सोल्जर्स डाइड, कितने मिलियन ऑफ सोल्जर्स डाइड। ये मिलियन ऑफ सोल्जर्स कौन थे एक्चुअल में, और एबल बॉडीड मेन थे। अब अगर एक मतलब मेन जो है जो ठीक ठाक अपने दो पैरों में खड़ा हो सकता है, ठीक है, अगर उसको बोलो कि जाके अपनी गन उठानी है, गन उठा के भाग सकता है, ये कर सकता है, मतलब बेसिकली वो एबल बॉडीड है, ठीक है, वो है। इससे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, फैक्ट्री में कौन काम कर रहा था, ये तो है नहीं कि कोई जिसको कोई इशू है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, वो काम करेगा फैक्ट्री में जाके, फैक्ट्री में भी कोई काम करेगा तो एबल बॉडीड होगा। अब वो सारे लोग कहां पे चले गए, आर्मी में। आर्मी में जाने से फैक्ट्रीज में कौन काम करेगा, वुमेन। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी ये हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ये हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ने के बाद चलो इतने सारे जो मेन हैं ने डरे, जब वो वापस आए इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए, अब वुमेन कहते हैं कि भाई ये तो ना बात हुई कि जब हमारी जरूरत है तो हमसे काम करा लो, नहीं तो हमें घर पे उठा लो। अब वुमेन ऑल्सो रिवोल्टेड। इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वुमेन्स राइट की बात बहुत ज्यादा होने लगी। फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने पढ़ा था डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन होली, कि उस टाइम पर बेसिक राइट्स जो थे वो सिर्फ एक मैन को थे, they did not the women did not have the privilege of those rights। अब ऑल बॉडीड एबल बॉडीड मैन इन वॉर, आधे तो मर गए, आधे जब वापस आए उन्होंने बोला कि चलो फैक्ट्री में से वापस चलो, घर में घर के काम करो। वहां पे जाके वर्कर्स एंड वुमेन थी, तो उन्होंने क्या कर दिया, रिवोल्ट, और उन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस शो करी। उन्होंने बोला कि अब हमारी जरूरत नहीं है तो खत्म करो। अब सेम चीज गवर्नमेंट को भी रियलाइज हुई। गवर्नमेंट कहती है चलो ठीक है, एक तो ये वाला ठीक है, पार्टी की भी मैन हैव कम बैक और इनको भी काम देना है, और इंडस्ट्रियली और भी रेवोल्यूशनाइज करना है, डेवलपमेंट करनी है, सब कुछ करना है। तो उसके लिए हमें वर्कफोर्स डबल चाहिए। तो डबल चाहिए क्यों, हम ये है कि अकेले मैन ही काम करें, वुमेन भी काम करें, तो दोनों वाली साइड से। इसलिए हमें वी सी अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन वुमेन्स राइट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उसके बाद जो आज तक इक्वल वेजेस, इक्वल टाइम फॉर वर्क और इक्वल स्टेटस इन अपॉर्चुनिटीज इन प्रमोशंस एंड रिक्रूटमेंट, ये सारी मिल रही है आज तक। तो सेम वे इट स्टार्टेड फ्रॉम द आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नेक्स्ट इज डीकोलोनाइजेशन। वॉर, अब लोगों को डर लगने लग गया सबको वॉर से, दोबारा से। वॉर के डर से क्या हो रहा है कि अगर दोबारा से ऐसी वॉर हो जाती है सब कुछ खत्म हो जाएगा, पीस चाहिए। पर पीस के लिए क्या चाहिए, डीकोलोनाइजेशन। कि अगर ब्रिटेन की कॉलोनीज है या फ्रांस की कॉलोनीज है, उनकी नेशनलिस्टिक मूवमेंट इतनी ज्यादा होगी कि कल को वो पूरे वर्ल्ड को अपने
फ्रांस को कि यू हैव टू डीकोलोनाइज योर एरियाज। इसके दो कारण है, एक तो पीस आएगा ऐसे, एंड सेकेंडली जो नए इंपीरियलिस्टिक पार्ट बनेंगे जो इकोनॉमिकली तौर पे नॉट ऑन बेसिस ऑफ टेरिटोरियल इन्वेजन्स बट ऑन इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म, वो उसको इन्वेड करेंगे, वो आ जाएंगे यूएसए और रशिया। अब इनका विन-विन सिचुएशन हो गया। अब अगर यूएसए और रशिया ने मिलकर ब्रिटेन को बोला कि यू हैव टू लीव योर इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाली ट्रीटी, तो इंडिया को बड़ा खुश हो जाएगा कि यार देखो यूएसए या रशिया मेरी हेल्प करने आ रहा है। तो अगर वो उससे खुश हो गया दैट मींस वो उसकी आइडियोलॉजी से खुश हो गया, आइडियोलॉजी से खुश हो गया दैट मींस वो उसके इकोनॉमिक सिस्टम में फंस गया। और यही तो यूएसए और रशिया चाहते थे, इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म। वो कहते हैं क्यों मैं अपना जाके वहां पे रिसोर्स वेस्ट करूं, जब मैं यहाँ बैठे बैठे उनको कमांड दूंगा और उस हिसाब से पॉलिसी बनेगी, उस हिसाब से सारा काम होगा, मेरा फायदा होगा, नुकसान होगा, जो भी है सर। अब प्लस एक तो था रशिया की और यूएसए की फोर्स कि भाई वो चाहते थे कि ब्रिटेन और फ्रांस जितने डीकोलोनाइज करें। सेकेंडली वो खुद भी ब्रिटेन और फ्रांस बहुत वीक हो गए थे, सारे रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो गए थे वर्ल्ड वॉर्स में, सब कुछ खत्म हो गया था। वो कहते कि छोड़ो यार अपना घर संभालो, आसपास का जो है उनके कनेक्शन हमने नहीं पकड़ी। इस चक्कर में क्या हुआ, जो नेशनलिस्टिक मूवमेंट थी उनको भी इतनी समझ थी कि अब जो मदर कंट्री है वो स्ट्रॉन्ग है, अब मदर कंट्री वीक है, तो वो क्या करते थे, नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते, क्विट इंडिया मूवमेंट आ जाती है, वियतनाम, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, ये सारी कंट्रीज में नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स स्ट्रॉन्ग हो जाती है। प्लस इनको सपोर्ट किसका आ रहा है, यूएसए और रशिया। तो इसलिए जो पहले जिनकी आवाज 10 पैसे सुनी जाती थी, अब उनकी 80 पैसे, 100 पैसे, 1 रुपया सुनी जाती। तो यानी कि आवाज सुनने का बेसिकली क्या है, नेशनलिस्टिक मूवमेंट क्या है कि अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो सामने वाला बंदा उसको सुने। तो ये हो रहा था। अब कई कई जगह पे रिवोल्ट हुआ, कई कई जगह पीसफुली हो गए। अब अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में देखो, जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को छोड़ा दैट वाज अ पीसफुल मूवमेंट। उन्होंने ठीक है बैठे कागजों पे साइन करा कि आरसी हुआ फ्री, उसके बाद डिवीजन के टाइम पे जो हुआ इश्यूज हुए वो अलग है। बट जब ब्रिटेन ने छोड़ा इंडिया को तो दैट वाज मोर ऑफ अ पीसफुल थिंग। बट कई कई जगह रिवोल्ट हुए, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोरिया, इधर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, बेसिकली उधर अफ्रीकन कॉलोनीज में कई कई जगह रिवोल्ट होकर भी उन्हें निकाला गया। एंड अब फॉर एग्जाम्पल इंडिया, अब लगा आफ्टर फ्रीडम इंग्लैंड ने बोला कि ठीक है यू बिकम अ पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आज तक है। वो कहता नहीं मैं नहीं बदलूंगी। तो जो ये न्यू कॉलोनीज थी ये सारी ये नहीं चाहती थी कि मैं दोबारा से ब्रिटेन के अंदर या फ्रांस के अंदर या डच के अंदर दोबारा से जाए, ताकि यूएसए या रशिया कहते कि ऐसा मत कर देना कभी भी कि दोबारा से जाकर ब्रिटेन के पैरों में पड़ सकूं। उन्होंने आज नहीं तो मैं तुम्हारे पे दोबारा कब्जा कर लेना। तो ब्रिटेन और रशिया और यूएसए की बहुत बड़ी गेम थी कि जो नए नए देश कॉलोनाइज हो रहे हैं उनको अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से अपने साथ में लेना, एंड सेकेंडली उनको प्रमोट करना ताकि वो इकोनॉमिकली उसे मैनिपुलेट कर सके। अब ये है द क्रोनोलॉजी ऑफ दिस क्लियर, बट दिस इज द मैप कि कौन सा कंट्री कब फ्री हो रहा है, कौन से देश से फ्री हो रहा है। फ्रेंच कॉलोनी थी, इटालियन कॉलोनी थी, ब्रिटेन की थी, यूएसए की थी। तो यूएसए ने भी जाके 1940 फिलीपींस वाला जो एरिया है वो यूएसए का है। तो 1947 में जाके 50s के 47 में जाके उसने फिलीपींस को इंडिपेंडेंस दी। तो ये आप एक बार घर जाके आराम से अपने लैपटॉप पे, अपने फोन पे ना इसको देखना जरूर कि कौन से साल में कौन सा देश इंडिपेंडेंट हो। अब फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, अब यूनाइटेड नेशन जब बन रही है तो पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस होती है सबसे पहले कि जहां पे पीस ट्रीटीज करेंगे, वहां पे डिसाइड होता है कि नई बॉडी बनाएंगे हम। नई बॉडी कौन सी बनाएंगे जिसमें सबकी इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन होगी, उन सबकी हम बात सुनेंगे और हम एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए सबसे पहली मीटिंग होती है याल्टा में, जिट इज कॉल्ड याल्टा कॉन्फ्रेंस, इट इज अ प्लेस इन रशिया। तो वहां पे सारे डिसाइड करते हैं कि ठीक है हम यूनाइटेड नेशन बनाएंगे, उसके ऐसे मेंबर्स होंगे, इतनी बॉडीज होंगी, उसके इस बॉडी का ये फंक्शन होगा। तो सारा एक उसका ड्राफ्ट वर्कआउट कर देते हैं। आफ्टर दिस दे मीट इन 1945 इन सैन फ्रांसिस्को, जहां पे यूनाइटेड नेशंस का चार्टर साइन किया। और हमने वो देखा था फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, वो वाला मैप दोबारा से रिकॉल करो माइंड में हमने, और यहाँ पर वो सारे मिल गए
सैन फ्रांसिस्को में यूनाइटेड नेशंस का चार्टर साइन कर देते हैं ऑन 24 अक्टूबर। अब मेन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस कौन से? जनरल असेंबली, जिसमें सारे मेंबर्स होते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, वो साइक्लिक तौर पे उनकी दोबारा से इलेक्शंस होते हैं, सारा होता है। एंड द 5 परमानेंट मेंबर्स आर फ्रांस, यूके, यूएसए, चाइना एंड रशिया। दीज आर द 5 परमानेंट मेंबर्स। और अब इंडिया, जापान, ब्राजील, ऐसे भी बड़े कंट्रीज कह रहे हैं कि इन्हीं का सिर्फ परमानेंट मेंबर्स बनाया गया। अब इतना टाइम हो गया 45 के बाद, नाउ इट इज 2022। तो इन नए जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो आज की डेट में नेक्स्ट जो डेवलप्ड नेशंस के तौर पे अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें नॉन परमानेंट, हमें भी परमानेंट मेंबर में बनाओ और परमानेंट मेंबर्स में सीट्स बढ़ाओ। इतना ही नहीं। एंड नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी। तो इसमें हम जो सारी बॉडीज हैं, इसको हम दोबारा से अच्छे से डिटेल में यूनाइटेड नेशंस को जब हम पूरा एवेल्युएट एनालाइज करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये तो लीग ऑफ नेशंस ही उठाई गई है। उसके अलावा WHO और ILO, ये दो बॉडीज हैं जो लीग ऑफ नेशन से एज इट इज उठा के दोबारा से यूनाइटेड नेशंस में रखी है। अब यूनाइटेड नेशंस में और लीग ऑफ नेशंस में इकोनॉमिक फर्क भी है फर्क? बताओ। यूनाइटेड नेशंस में और लीग ऑफ नेशंस में क्या फर्क है? इकोनॉमिकली अगर मैं पूछूं आपसे। बिल्कुल। जब पहले बात होती थी जर्मनी की, इटली की, कि उन पे इकोनॉमिक सैंक्शंस क्यों नहीं लगाते, तो तब इकोनॉमिक पावर ही नहीं थी उसके बाद। तो इसलिए जब यूनाइटेड नेशन बनता है तो सबसे पहले क्या बनती है? वर्ल्ड बैंक एंड IMF। ये दोनों रेगुलेट करते हैं ट्रेड को और करेंसी को, ठीक है। एंड दे आर व्हाट? ब्रेटन वुड ट्विंस। ब्रेटन वुड एक जगह का नाम है, वहां पर इन दोनों की फॉर्मेशन हुई थी, तो दे आर व्हाट? ब्रेटन वुड ट्विंस। अब कोल्ड वॉर का भी हमने आइडिया ले लिया, ब्लॉक्स भी बन गए, डीकोलोनाइजेशन भी हो गया। तो एक्चुअल में अब क्या सिनेरियो चल रहा है पूरे वर्ल्ड में? कैपिटलिस्ट वर्सेस सोशलिस्ट है, उधर यूएसए है, इधर यूएसएसआर है, ठीक है। दोनों की आपस में लड़ाई चल रही है। डीकोलोनाइजेशन पूरे जोरों शोरों में, सारे नए नए कंट्रीज डीकोलोनाइज हो रहे हैं, कॉलोनियल एरा एंड हो रहा है, नया कॉलोनियल स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है। किस सेंस में? इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म के बेसिस पे। उसके बाद कोल्ड वॉर एरा वो चल रहा है इस टाइम पर। प्रोपेगेंडा, यूएसए कहता है, रशिया कैपिटलिस्ट कहते हैं कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज गलत है, सोशलिस्ट कहते हैं कि कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजीज गलत है। और अब यूएसए और यूएसएसआर अपने अपने कैंप्स बना रहे हैं। यूएसए कहता है मेरे पास ज्यादा से ज्यादा मेरे कंट्रीज हो, यूएसएसआर कहता है मेरे पास सबसे ज्यादा कंट्रीज हो, तो अब कैंप्स बन रहे हैं। अभी फियर ऑफ यूएसए, फियर ऑफ यूएसए की क्या है? दो। एक तो सबसे पहली बात, सोशलिज्म तो सबसे बड़ा है, एंड सोशलिज्म के चक्कर में रशिया उसका सबसे बड़ा फियर है। और दूसरा उसका सबसे बड़ा फियर क्या है कि जो देश अभी नए नए आजाद हो रहे हैं, तो दूर से तो बड़ा अच्छा लगेगा उन्हें सोशलिज्म की, सारे लोग एक बराबर है, सबको एक तरह की वेजेस मिल रहे हैं, सब एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रह रहे हैं, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, सभी को बाहर से बहुत अच्छा लग रहा है सोशलिज्म। तो ये सबसे बड़ा डर है कि जो न्यू कंट्रीज हैं उनको सोशलिज्म बहुत अच्छा लग रहा है दूर से, और वो मोस्ट प्रोबेबली वो एक बार वहां पे जाएंगे, चाहे वहां पे हाथ लगा के जब उनका नुकसान हो जाएगा तो वो वहां से वापस आ जाएंगे। एंड द लास्ट वन इज नॉन अलाइड मूवमेंट। इस टाइम पे जो नए कंट्रीज आ रहे हैं, कई कंट्रीज ये डिसाइड कर रहे हैं कि भाई हम नॉन अलाइड रहेंगे। वो गाना सुना है कि मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, सिर पे लाल टोपी, लाल टोपी मीन्स कम्युनिस्ट रशिया, फिर भी दिल है हिंदुस्तान।
तो नॉन अलाइंड मूवमेंट का क्रक्स है ये कि मेरे को जापान भी चाहिए, एशियन इंपीरियलिस्टिक पावर्स भी चाहिए, मुझे कैपिटलिस्ट भी चाहिए, मुझे सोशलिस्ट भी चाहिए, बट मैं रहूंगा हमेशा नॉन अलाइंड। सो दिस इज द स्टोरी की जो अभी तक इन्वेजन कर देते हैं, जापान इन्वेजन कर रहा है, जर्मनी इन्वेजन कर रहा है, तो पीस ऐसे हिली जा रहा है सारा। उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन प्लान सबके डिफरेंट है। फ्रांस कह रहा है जर्मनी को इतना खत्म कर दो कि आने वाले 100 साल में ना वो उठ पाए दोबारा से, और ब्रिटेन और यूएसए कहते हैं कि नहीं, जर्मनी को हमने कंजम्पशन इकोनॉमी बनाना है। तो सबके आइडियाज प्लान सब अलग अलग अपने ट्रैक पे चल रहे हैं। तो इस वजह से क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो छिड़ गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों शुरू होती है? जब जर्मनी अटैक्स पोलैंड ऑन 1 सितंबर 1939। हालांकि हमने पढ़ा था कि जर्मनी ने नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन करा था पोलैंड के साथ में कुछ साल पहले ही, ठीक है ना। तो बट उसको ब्रेक कर देते हैं और पोलैंड पे जाके अटैक कर देते हैं। अब 1937 में साइन करा था, 2 साल पहले साइन करा था, 2 साल बाद वो पोलैंड पे अटैक कर देता है। पोलैंड पे अटैक करने का कारण क्या होता है? पोर्ट ऑफ डेंजिंग। वो कहता है कि मेरे को पोर्ट ऑफ डेंजिंग में ना वापस चाहिए। अब फ्रांस ब्रिटेन कहते हैं कि ये तो वही बात हो जाएगी चेकोस्लोवाकिया वाली कि दोबारा से जाके थोड़े से एरिया का कह के पूरे पे अटैक कर लेगा। ऐसे ही पोर्ट ऑफ डेंजिंग यहाँ पे मांग रहे हैं, तो ये ना हो कि पूरा का पूरा ये पोलैंड ही अपने हक में कर ले। तो इसलिए क्या होता है, 1 सितंबर को जब वो अटैक कर देता है जर्मनी पोलैंड पे, तो 3 सितंबर को ब्रिटेन उसको अल्टीमेटम दे देता है कि आज 11 बजे तक अगर तूने वापस नहीं हुआ तो वी विल ऑल्सो डिक्लेयर अ वॉर ऑन जर्मनी। तो वो सुनता है नहीं, उसको लगता है कि ब्लफ कर ले दोबारा से ब्रिटेन की हेल्प तो करनी नहीं है, कि आगे नहीं अगर मेरे से लड़ा तो अब क्यों लड़ेगा। तो वहां पर उसको लगता है कि ब्लफ कर रहा है, और ये मिसकैलकुलेशन हो जाती है जर्मनी की सबसे पहले, कि उसको लगता है कि जो ब्रिटेन नहीं आएगा। फ्रांस तो बस मौका ढूंढ रहा है कि कब जर्मनी से लड़ लो, ब्रिटेन आता है और उसे फ्रांस भी साथ में है जर्मनी। अब जर्मनी ने रशिया के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए हुए हैं। जर्मनी कहता है कि जर्मनी मैं फिनलैंड ले लूंगा, और रशिया को कहता है कि जो तेरे को ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट-लिटोव्स्क से वो बाल्टिक स्टेट्स मैंने वापस लिए थे, जो अब इंडिपेंडेंट नेशन है, वो तू रख ले, और पोलैंड हम हाफ ऑफ कर लेंगे। तो इस वजह से भी वो कहते हैं। बट एंग्लो जर्मन ट्रीटी के बाद जो है वो फ्रांस भी थोड़ा सा ब्रिटेन के साथ उखड़ा पड़ा था। वो कह रहा है कि तुमने क्यों कर लिया ऐसे। तो ये सारी कंफ्यूजन्स के चक्कर में जर्मनी मिसकैलकुलेट कर लेता है कि अगर मैं पोलैंड पे अटैक करूंगा तो कोई मेरे अगेंस्ट में नहीं खड़ा होगा। अब अलायंस और एक्सिस, जैसे उसमें ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटान थी, इसमें है अलायंस और एक्सिस। एक्सिस में आ गया जर्मनी, इटली, जापान, अलायंस में यूके, फ्रांस, रशिया एंड अमेरिका, ये आ जाएगा। बट पोलैंड को ब्रिटेन और फ्रांस ने एश्योरेंस दिया हुआ था कि अगर जर्मनी तेरे पे बेसिकली दिया तो सिर्फ फ्रांस में था, बट ब्रिटेन अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से वहां पर आएगा। हमें फ्रांस को बनाया था ना उसका मॉनिटर पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया का, तो चेकोस्लोवाकिया में नो डाउट तब ब्रिटेन नहीं आया फ्रांस की हेल्प करने के लिए। तो अभी भी उसको जर्मनी को लगता था कि ब्रिटेन नहीं आएगा, फ्रांस को तो मैं संभाल लूंगा। तो यहाँ पर पोलैंड में जब फ्रांस में जब पोलैंड पे जब अटैक कर लेते हैं तो फ्रांस और ब्रिटेन दोनों इकट्ठे आ जाते हैं एंड डिक्लेयर अ वॉर। सितंबर 1 को जर्मनी डिक्लेयर करता है, सितंबर 3 1939 को ब्रिटेन और फ्रांस डिक्लेयर कर देते हैं जर्मनी पे वॉर। एंड हेंस वी स्टार्ट विद द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो होती है अलाइज और एक्सिस के बीच। अब चेकोस्लोवाकिया ले लिया उसने, ये देखो ये जर्मनी आ गया, ये वाला सारा चेकोस्लोवाकिया सुडेटे लाइन वाला ये लेना था, बट उसने सारी चेकोस्लोवाकिया अपने अंडर ले लिया। अब ये वेस्ट जर्मनी है, ये ईस्ट जर्मनी है, और इसके बीच में ये जहां पर लिखा पोलैंड। एक्चुअल में क्या था, ये वाला पोर्ट जो मैं ड्रॉ कर रहा था, पोर्ट ऑफ डेंजिंग, ये चाहता था। बट ये अगर दे देता तो बाल्टिक सी से एंट्री मिलती, बाल्टिक सी से नॉर्थ सी, ये डेनमार्क, स्वीडन, और उसके बाद ब्रिटेन को निकल जाता लड़ने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर लोग वो ब्रिटेन फ्रांस को दोबारा लगा कि दोबारा से पूरा कंट्री करेगा, इसलिए वो डिक्लेयर कर देते हैं वॉर ऑन जर्मनी। Poland was demanded because it was unjustly cut out of Germany and it had majority of German-speaking people to be included in Third Reich. Reich क्या हुआ था? Empire,
ठीक है, वो कहता था कि नहीं, पोलैंड मैंने इसलिए लेना है बिकॉज वहाँ पे जर्मन स्पीकिंग लोग हैं और मैंने अपने लोगों से वादा किया कि मैं थर्ड राइक बनाऊंगा जहाँ पे सारे जर्मन स्पीकिंग लोग बैठेंगे, और इसलिए वो अब देखो यूरोप इन 1914 बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सॉरी बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये सीन है। तो इतना बड़ा जो जर्मन एम्पायर है वो कितना ज्यादा रहता है, पोलैंड भी निकल गया, चेकोस्लोवाकिया भी निकल गया, ऑस्ट्रिया हंगरी अमेरिका बन गया, यूगोस्लाविया बन गया, रोमानिया बन गया, पोलैंड बन गया। तो ये बड़ा सपना दिखाता है हिटलर दोबारा से कि मैं दोबारा से इतना बड़ा एक रादर इससे भी बड़ा एक एम्पायर आपको बना के दूंगा। अब एरिया अंडर जर्मन कंट्रोल, जर्मनी ने मैंने चेकोस्लोवाकिया दिया, ऑस्ट्रिया तो इसका तो है ही है, इसके बाद ये ईस्ट प्रूशिया वाला इसका रीजन। अब इसकी नजर कहां पे आएगी, पोलैंड में। पोलैंड के बाद ये रास्ते से होता होता डेनमार्क, उसके बाद ये जरूर होगा डेनमार्क, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, फ्रांस। फ्रांस से भी क्या करेगा कि नाउ लेट्स गो टू ग्रेट ब्रिटेन। अब पोलैंड जब हुआ तो भाई हम दोबारा से बात आ गई कि ब्रिटेन की नहीं सपोर्ट आएगी, बट एट द एंड क्या है, ब्रिटेन अपनी वॉर डिक्लेयर कर देता है। अब जब फ्रांस तो धीरे धीरे क्या करता है, वो फ्रांस सॉरी पोलैंड के बाद जर्मनी मूव्स टू हॉलैंड, बेल्जियम, और एट द एंड कहां पर आ जाता है, फ्रांस में आगे बढ़ जाता है। फ्रांस में आने के बाद क्या होता है, हॉलैंड उधर से अपनी फोर्सेस लगा देता है, जर्मनी इधर से अपनी फोर्सेस लगा देता है, फ्रांस इधर से अपनी फोर्सेस लगा देता है, लड़ाई कुछ नहीं होती। और इस फेज को क्या कहते हैं हम, फोनी वॉर, ठीक है। अब बट फोनी वॉर यहां पर हो रही है, इसके दौरान क्या करता है, डेनमार्क और नॉर्वे को भी अपने कब्जे में ले लेता है। अब ये जर्मनी, ये वाला पोलैंड वाला एरिया ले लिया से, डेनमार्क, स्वीडन, ये वाला बेसिकली ये सारा एरिया जो है इसने अपने अंडर ले लिया। कारण इसका क्या है, प्लस फ्रांस की ले लिया इसने अपने अंडर। कारण क्या है, टू फाइट ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन पहुंचना है इसमें, ठीक है। तो बाय अप्रैल 1940 जर्मनी ऑक्युपाइज डेनमार्क एंड नॉर्वे, और फ्रांस को ये किससे ब्लिट्स, एक वर्ड है ब्लिट्स, जो जर्मनी की वॉर पॉलिसी थी वो ये थी ब्लिट्जक्रिग। ब्लिट्जक्रिग का मतलब कि एकदम से सरप्राइज अटैक कर देना, कि सुबह जाना और जाते सार बस हमला बोल देना। कि सारी जर्मनी क्या करता था कि अपनी फोर्सेस को खड़ा कर देता था, और उस टाइम पे रात को सोए रात को 2 बजे जाके अटैक कर देना, कि जाते सार बस सारा तहस महस करके आ जाओ और वापस जीत के आ जाओ। तो इसलिए जो क्विक सी एक मिलिट्री टेक्निक थी, इसको कहते थे ब्लिट्जक्रिग। Now moving towards UK, Germany invaded Holland, Belgium, France in 1940 using Blitzkrieg. Blitzkrieg क्या है, method of offensive warfare for a strike or swift and focused blow to enemy, कि एकदम से जाओ और जब एनिमी आपका तैयार ही ना हो उस टाइम उसको मारो और जीत के भागो। अब ऐसे क्या होता था कि जो विक्ट्रीज हो तो जाती थी, बड़ी शॉर्ट लिव्ड होती थी, कि फ्रांस जब दोबारा से अपने आप को पावरफुल करेगा, वो दोबारा से जाएगा जर्मनी को दोबारा से पीछे हटा देगा। तो ये बड़ी शॉर्ट लिव्ड सी विक्ट्रीज होती थी। अब इटली क्या कर रहा है इस टाइम पर, इटली क्या कर रहा है, वो अफ्रीका में जा रहा है, ये वाले सारे जो उसके साथ अल्बेनिया, यूगोस्लाविया, ग्रीस वाला हुआ था सारा, इटली यहाँ पर जा रहा है। कोर्फू इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद ये सारा ये एरिया को अपने अलायंस जो अमेरिका, जो फ्रेंच और ब्रिटिश कॉलोनीज होती है उस पर अटैक कर देता है इटली, और वो वाले सारे एरियाज को अपने अंडर ले लेते हैं, मसले। अब जर्मनी जो है वो डिसाइड करे, वो सबसे बड़ा अपना स्टेप लेता है बैटल ऑफ ब्रिटेन का। बैटल ऑफ अगर रॉयल एयरफोर्स का नाम क्या है, रॉयल एयरफोर्स लुफ्टवेफ, ये लगा लो। तो जर्मन एयरफोर्स का नाम है ये, और रॉयल एयरफोर्स किसका नाम है, ब्रिटेन है, ब्रिटिश एयरफोर्स का। अब वहां पर सैनिक तो भेज नहीं सकता, नेवी कंपैटिबल है नहीं उसके इतने कि भाई कि ब्रिटिशर्स की नेवी को compete कर दे। तो क्या करता है, बमबार्डिंग शुरू कर देता है। जर्मनी कहता है कि रोज जाओ
रोज सुबह 10 बजे निकलते थे, एरोप्लेन जाते थे, बम्बार्डिंग कराते थे, सब कुछ खत्म कराते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, ओवर द टाइम रॉयल एयरफोर्स पहले जो थी वो हाल में थी। उसका कारण क्या कि जो जर्मन एयरफोर्स थी बड़ी डिसिप्लिन थी। उनको अगर बोल दिया कि अगले 40 दिन तक तुमने रोज सुबह आन जान करना ही करना है, वहां पे जाके बम फेंक के आनी है, तो वो क्वेश्चन नहीं करते। बट रॉयल एयरफोर्स कहती है कि हम नहीं कर सकते, हमें सोना भी, हमें रेस्ट चाहिए, हमें आराम चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो इसलिए वो एक तरह से रॉयल एयरफोर्स जो है वो पीछे हटने लगी। अब क्या हुआ कि जो जर्मन एयरफोर्स थी उसने क्या करा, लंदन पे अटैक कर दिया, सिविलियन पॉपुलेशन पे अटैक कर दिया। और जब सिविलियन पॉपुलेशन पे अटैक करा तो लंदन ने भी रिटेलिएट करा। ब्रिटेन कहता है कि ठीक है, उन्होंने हमारे सिविल पे करा कि अब ऐसा करो रॉयल एयरफोर्स तुम जाओ और जाके जर्मनी के सिविलियन एरियाज पे अटैक करो, वो भी कराते। अब हिटलर को यहाँ पे चढ़ जाता गुस्सा, वो कहता है कि अच्छा मतलब कि इतनी तुम्हारी हिम्मत कि मेरे सिविलियन पॉपुलेशन पे करोगे। वो उसके बाद ऑर्डर देता है 57 डेज लगातार सुबह जाती है जर्मन और जाके ब्रिटेन में जाके बम्बार्डिंग करके आती है। अब इसमें दोबारा से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाता है। नो डाउट ब्रिटेन का नुकसान हो रहा होता है, बट ब्रिटेन रिटेलिएट ही नहीं करता। वो 57 डेज में क्या करता है, जो उसके सारी रॉयल एयरफोर्स है उसको छुट्टी दे देते हैं, उसकी तुम करो आराम, ठीक है। उतने टाइम में वो अपना आर्सेनल इकट्ठा करता है, वो वेपन्स दोबारा से अपने एरोप्लेन की सर्विस वगैरह करा के उनको रॉयल एयरफोर्स को दोबारा से खड़े कर देता है। बिकॉज वैसे भी 57 डेज वो जर्मनी ब्रिटेन को मौका ही नहीं देता रिटेलिएट करने का। और इतने इस टाइम में एयरफोर्स के जो मेंबर्स होते हैं वो रेस्ट कर लेते हैं और उधर से आर्सेनल जो होता है उसका रिप्लेनिश हो जाता है और फिर रॉयल एयरफोर्स अटैक करती है जर्मनी पे पूरी तैयारी के साथ दोबारा से, और फिर वो उसको जर्मन एयरफोर्स को हरा देते हैं। अब जर्मनी हार गया ब्रिटेन में, और जर्मनी कहता है अब मैं क्या करूं। अब जर्मनी जाता है टुवर्ड्स रशिया, और ये उसका सबसे बड़ा रादर सेकंड। पहले उसने ये सोचा था कि पोलैंड में ब्रिटेन नहीं आएगा, वो उसकी कैलकुलेशन गलत हो जाती है। अब वो चलता है यूएसएसआर, और यहाँ पे वो गलत कैलकुलेशन के साथ चलता है। उसको लगता है कि मैं अक्टूबर तक जो है मॉस्को को ले लूंगा सारा, ठीक है, और मॉस्को को लूंगा और दोबारा से जाके फ्रांस और दोबारा से मैं ब्रिटेन पे अटैक करूंगा। बट यहाँ पे वो कर जाता है गलत कैलकुलेशन। इन्वेजन ऑफ यूएसएसआर ऑपरेशन बारबारोसा 1941 में मेन जो सिटीज हैं मॉस्को, स्टालिनग्राड, लेनिनग्राड और यूक्रेन, जो आज तक उसकी लड़ाई चल रही है। तो इस पे बेसिकली उसकी नजर थी टू फॉर्म अ लेबसरम। लेबसरम कौन सा? लैंड ऑफ आर्यन स्पीकिंग पीपल। तो ये उसने बनाना था अप टिल यूरल माउंटेन्स, रशिया के पूरे में मिडल में से यूरल माउंटेन जाते हैं, तो यहां तक उसने जाना था। बट रशिया यहाँ पे गेम ये खेलता है कि मॉस्को से सारी इंडस्ट्री उठा के वो अपने ईस्टर्न साइड पे भेजे। और रशिया, अगर रशिया ये है तो जर्मनी इतना सा कंट्री है इसके सामने। रशिया क्या करता है, मॉस्को से अपनी सारी इंडस्ट्री उठा के साइबेरियन रीजन में, ईस्टर्न रीजन में भेज देते हैं कि यहाँ पर नाम मेरे पे अटैक करता है। और जर्मनी को कभी इधर ले जाता है, इतना बड़ा रशिया कभी उसको यहाँ पे ले गया, कभी यहाँ पे ले गया, कभी यहाँ पे ले गया, कभी यहाँ पे ले गया। सो उसको थका देता है। थकाने के चक्कर में क्या होता है, जो इसका अक्टूबर वाला प्लान होता है हिटलर का, वो फेल हो जाता है और आ जाती है सर्दियां, जैन का टाइम आ जाता है अगले साल 1942 में जैन का टाइम आ जाता है। और वहां पर जो जर्मन फोर्सेज है ऑलरेडी इतनी थकी हुई हैं, और ठंड में क्या होता है, ऑयल ऑफ व्हीकल्स, जिसका जर्मनी इतना ज्यादा बूस्टअप करता है कि जो ट्रांसपोर्ट है, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है जर्मनी की, आज भी सबसे नंबर 1 है। तो उस टाइम पर भी पायनियर था अपना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। तो उस अगर गाड़ी में तेल ही जम जाएगा तो कहां से जाएंगे, ना सैनिक जाएंगे, ना उनका खाना जाएगा, ना उनका सामान जाएगा। तो इस चक्कर में क्या हुआ, जर्मनी जो है वो अपनी हार की तरफ मूव करता है। अब हार की तरफ मूव करते करते ठंड आ गई है। रशिया क्या करते हैं, यहाँ पे गेम और कहते हैं साइबेरियन रीजन होते हैं, यहाँ की जो आर्मी होती है उसको भेजता है जर्मनी के साथ लड़ने के लिए, क्योंकि वो तो एकस्टम्ड है ठंड में लड़ने के लिए, तो वो उनको भेजता है। प्लस इस बार रशिया एक क्या अच्छी चीज करता है, फर्स्ट वर्ल्ड में रशिया को क्यों निकलना पड़ा था बताओ? रेवोल्यूशन आ गया था, एक और रीजन है। बाल्टिक और ब्लैक सी वाला एरिया ब्लॉक कर दिया था जर्मनी ने, रीइंफोर्समेंट ही नहीं आ पा रही थी। इस बार क्या हुआ था, रशियन रेवोल्यूशन आया हुआ था, उसकी अपनी डेवलपमेंट हुई हुई थी, वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं था।
आर्मी उसमें सवेरे में थी, इंडस्ट्रीज जो जर्मनी के साथ ऑलरेडी पैक्ट करा था उसके चक्कर में उसके बाद इंडस्ट्रीज लगी थी, तो इसने अपने ही रिसोर्सेज यूज करने थे रादर देन किसी और की वेट करने के लिए। इसलिए अब क्या होता है, रशिया जो है जर्मनी को धकेलना शुरू करता है मॉस्को से उधर, और इतना ज्यादा उनको पीछे कर देता है कि रादर रशिया जर्मनी में इन्वेड कर देता है। अब ये रही यूरोप मोमेंट, यहां से वो उसको पीछे खींचता खींचता जर्मनी में वापस ले जाता है। और सिर्फ यहां तक ही, ये आपको येलो पोर्शन जो दिख रहा है, यहां तक ही सिर्फ इतना बड़ा रशिया, यहां तक ही सिर्फ रशिया जर्मनी का कंट्रोल आता है, और ये वाला सारा एरिया जो है वो जर्मन कंट्रोल होता है। तो रशिया ने ज्यादा इस बार ये नुकसान नहीं कर पाता। अब जापान कहां पर है, यहाँ पर जापान बैठा है अपना मौज मस्ती कर रहा है, इंडस्ट्रियली डेवलप कर रहा है अपने आप को, और कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर बढ़िया बड़े 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 ताकि मैं लोगों की डिमांड पूरी करूं। जापान कहते हैं ठीक है, बट जापान यहाँ पे एक गलती कर जाता है, वो कहता है कि जो ये एयरबेस बन रहा है ये वाला, मैंने आपको बोला था ना कि रशिया यूएस, ये रहा अलास्का आपका और ये रहा रशिया, ये देखो जुड़ रहे हैं। और अब आप इस वाटर बॉडी का नाम मेरे को बताओगे क्या है, ढूंढ के। इस वाटर बॉडी का अभी नहीं, घर जाके देखना है इसको, कि पैसिफिक ओशन में जहां पे ये दो लैंड मासेस मिलते हैं और दो ओशन को आपस में जो नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर बॉडी होते हैं, इसको इसका नाम क्या है, ठीक है। अब जापान ये रहा आपका, हवाई आइलैंड ये रहे, और यूएसए ये रहा। तो जापान क्या करता है, अपनी एयरफोर्स में अपनी नेवी भेजता है यहाँ पर। नेवी क्यों भेजता है, उसको लगता है कि यहाँ पर जो ये यूएसए इतना ज्यादा एक्टिव हुआ पड़ा है, तो कल को ये मेरे पे अटैक करते हैं, फिर मैं क्या करूँगा, मैं किसको देखूंगा, तो इसलिए क्या करता है, अटैक कर देता है। एंड दिस इज कॉल्ड द अटैक ऑफ पर्ल हार्बर। ये बहुत फेमस सी चीज है, ये इतनी मूवीज बनी है इस पर, देखना जरूर। अब जापान जो है वो शुरू से ही वॉर पे है चाइना से, 1939 से वॉर पे है, ठीक है। बट ओवर द और उधर से सिविल वॉर चल रही है उनकी, तो इसका फायदा उठा के वो काफी इंटीरियर्स तक चाइना में आ जाता है, और इंपीरियलिस्टिक आइडियाज को पूरे करने के लिए वो साउथ ईस्ट एशिया में जाता है, प्लस पर्ल हार्बर की वो मिसकैलकुलेशन कर देता है कि पर्ल हार्बर कल को मेरे पे ही अटैक करेगा। एंड जब हमने अभी बताया था मैंने आपको कि बड़ा एक सडन सा अटैक करता है, कि अपनी जो शिप्स को भी भेजता है वो ऐसे ऐसे करती है, रादर देन कोई स्केल्टिस को पता न लगे कि ये ऐसे हो रहा है, और पर्ल हार्बर पे जाके अटैक हो जाता है। 3 घंटे का अटैक चलता है, और उसमें पूरा एयरक्राफ्ट, पूरी जो उसकी नेवी है यूएसए की, वो वहां पे खड़ी होती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसको रिस्पॉन्स करने का टाइम ही नहीं मिलता। अब यूएसए और जर्मनी, यूएसए और जर्मनी कैसे इसमें सीन में आते हैं, 2 कारणों से। तो सबसे पहली बात, जापान के साथ पैक्ट ऑफ स्टील साइन करो कि अगर कल को जापान पे कोई भी अटैक करेगा तो जर्मनी विल हेल्प जापान। और सेकेंडली यूबोट्स, यूबोट्स हमने पहले भी पढ़ी थी, पहले भी यूएसए क्यों आया था, यूबोट्स की वजह से, जर्मन सबमरीन्स की वजह से। अब इस बार फिर से, अब ब्रिटेन, फ्रांस, इनको रिसोर्सेज कहां से आ रहे हैं, यूएसए से आ रहे हैं, और यूएसए और ब्रिटेन के बीच में कौन सी वाटर बॉडी पड़ती है, अटलांटिक ओशन, तो इसलिए बैटल ऑफ अटलांटिक इसको कहते हैं। अब जर्मनी ने अपनी सबमरीन छोड़ी हुई थी अटलांटिक ओशन में, टू चेक कि भाई यूएसए जो रिसोर्सेज भेज रहा है मैं उसको खत्म कर दूं। इस टाइम पर एनिग्मा एक सीक्रेट मैसेज भेजने वाली मशीन है, वो डिकोड हो जाती है, जर्मनी की होती है, जर्मनी की होती है, यूएसए और यूके इसको डिकोड कर देते हैं कि अगर इसके थ्रू पे मैसेज जा रहा है, चाहे अगर जर्मनी जापान से बात कर रहा है, जर्मनी इटली से बात कर रहा है, तो इसके थ्रू अगर मैसेज जा रहा है तो हम उसे इंटरसेप्ट करके उसे डिकोड कर सकते हैं, तो ये हो जाता है। अब जर्मनी एक तो पैक्ट ऑफ स्टील की वजह से यूएसए के डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आ गया, उसके बाद बैटल ऑफ अटलांटिक में जस्ट टू स्टॉप द रिसोर्सेज ऑफ यूएसए टू बी सेंट टू ब्रिटेन एंड फ्रांस, इस वजह से आ गया। तो अब यूएसए के जब एंट्री होगी तो जर्मनी अब 3 फ्रंट पे लड़ रहा है, एक तो वो फ्रांस में अपना डोमिनेशन बनाने को कर रहा है, उधर से वो रशिया से लड़ रहा है, और अब तीसरा पे यूएसए भी आ गया। अब ऐसे हाल
में तो पॉसिबल ही नहीं कि भाई जर्मनी जीत जाए। अब यहाँ से जब यूएसए की एंट्री हो जाती है और जर्मनी यूएसए के अगेंस्ट हो जाता है, यहाँ से जर्मनी का पतन शुरू हो जाता है। अब जापान जो है वाज इन्वॉल्व्ड इन नेवल बैटल्स। अब यूएसए ने रिएक्ट करना शुरू करा और रिएक्ट करते करते 1942 में बैटल ऑफ मिडवे होती है हवाई अटैक्स, ठीक है। एंड यूएसए इंटरसेप्टेड द जापानीज सीक्रेट मैसेजेस, जो हमने एनिग्मा वाली मशीन कही है कि जो एनिग्मा वाले सीक्रेट मैसेजेस जाते थे मशीन से, वो डिकोड होने शुरू हो गए और यूएसए डिकोड करके उसको पता लग जाता था कि आज जापान ये करेगा, कल ये करेगा, परसों ये करेगा, तो ये डिकोडिंग मैसेज शुरू हो गई। उसके बाद क्या होता है, दोबारा से यूएसए अपनी सारी बोट्स भेज देता है, नेवी भेज देता है जापान के पोर्ट्स पे और बोलते हैं सरेंडर कर दो। सेम टाइम एज वी हैव डिस्कस्ड ट्रिनिटी मिशन, उनका प्रोजेक्ट चल रहा होता है टू टेस्ट द एटॉमिक बॉम्ब्स। इन द मीन टाइम वो उसको कहते हैं, जापान को कहते हैं सरेंडर कर दे, वो कहता है कि नहीं मैं नहीं करूंगा, वो बोट्स लगा देते हैं। उसके बाद वो कहते हैं सरेंडर कर दे, वो फिर से बोल देता है, मना कर देता है। सबसे पहले वो फेंकते हैं दो एटम बॉम्ब्स फेंकते हैं बेसिकली, फैटमैन और लिटिल बॉय। तो सबसे पहले वो हिरोशिमा पे फेंकते हैं फैटमैन, फिर पूछते हैं जापान को। अब जापान की आर्मी एंटी हो जाती है सरकार की कि यार इतना नुकसान हो गया तो वी शुड सरेंडर नाउ, वो कहते हैं नहीं। तो उसके बाद वो भेजते हैं नागासाकी पे फैटमैन। दोनों अलग अलग होते हैं, प्लूटोनियम बेस्ड होता है और एक यूरेनियम बेस्ड होता है। इसका देख लेना जरा, एक प्लूटोनियम बेस्ड होता है, एक यूरेनियम बेस्ड होते दोनों एटॉमिक बॉम्ब्स हैं। तो उन पे फेंक देते हैं और एंड में on 15 अगस्त 1945 जापान सरेंडर कर देता है। 15 अगस्त कोई डेट रेलेवेंट लगती है? देखिए सोच कुछ है हमें आइडिया क्यों हमारे लिए जरूरी है ये 15 अगस्त? 15 अगस्त का इंडिया में क्या कंटेक्स्ट है? हाँ, तो ऐसा क्या हुआ कि पूरे साल में से ब्रिटिशर्स को सिर्फ एक ही दिन मिला था कि जिस दिन उन्होंने बोला कि हम इंडिया छोड़ रहे हैं, तो उसकी रेलेवेंसी यहाँ से मतलब 15 अगस्त 1945 से। इसीलिए 15 अगस्त 1947 को उन्होंने डिसाइड करा था कि ब्रिटिशर्स ने कि वी विल लीव इंडिया, क्योंकि इस दिन जापान जैसा एक बड़ा देश, हाँ मतलब कि इनके ग्रुप के आगे हार गया था, तो इसलिए इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने बोला कि ठीक है चलो तुम्हें गिफ्ट में लिए। बट एक्चुअल में क्या हुआ था कि अलाइज जो थे, ब्रिटेन जो था इस टाइम पे 2 वर्ल्ड वॉर्स लड़ चुका था और अब इतना वीक था और इधर से नेशनलिज्म पूरा जोरों में था, तो इतना ज्यादा वीक था तो उसकी मजबूरी बन गई इंडिया रादर देन बीइंग एन एसेट, अब इंडिया उसकी लायबिलिटी बन गई थी। वहां पे उसका खर्चा होने लग गया था रादर देन उसने क्या कमाना तो क्या है उसमें। तो 15 अगस्त इसलिए हुआ कि ब्रिटेन डिसाइडेड टू लीव इंडिया और 15 अगस्त क्यों 10 अगस्त को क्यों नहीं, 20th को क्यों नहीं, या 26 जनवरी को ही क्यों 1950s में ही क्यों नहीं करा, क्यों नहीं बोल दिया कि उस दिन ही करेंगे? तो इसलिए एक तो मजबूरी भी बन गई थी एंड टू सिग्निफाई दिस डेट इंडिया इज लेफ्ट, ब्रिटिश लीव इंडिया बाय 15th अगस्त। अब वॉर इन अफ्रीका, अब सबने जापान ने उधर अटैक करा हुआ है, ठीक है, इटली ने ग्रीस वाली साइड पे। अब क्या है, अलाइज वापस ले रहे हैं सारे एरियाज, अलाइज यूके यूएस और फ्रांस, अब सारे एरियाज वापस ले रहे हैं। अब सबसे पहले वो जाते हैं सबसे पहले वो सबसे इजीएस्ट टारगेट के पास जाते हैं। इजीएस्ट टारगेट कौन है? मसोलिनी। मसोलिनी ने कहां पे अटैक करा हुआ है? अफ्रीका में, वहां से करा, तो वो सारे इकट्ठे होते हैं, वहां जाते हैं एंड अलाइज का जो ये एक्शन होता है इन अफ्रीका इट इज कॉल्ड ऑपरेशन टॉर्च। ये सारा एरिया बाय 1943 एक्सिस जो है वो सारा नॉर्थ अफ्रीका छोड़ देते हैं। तो इसमें अब मेन जो है ऑपरेशन टॉर्च है, जैसे बारबाडोरा कौन सा था ऑपरेशन बारबाडोरा, अभी पढ़ा था हमने, इन्वेजन ऑफ यूएसएसआर बाय जर्मनी, तो उसको कहते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने वहां से जो जर्मन इटालियन फोर्सेस थी उसको हटाया एंड आफ्टर दैट उन्होंने क्या करा, मसोलिनी को हरा दिया, वहां से मसोलिनी सरेंडर कर दिया। मसोलिनी खत्म हुआ, जापान ऑलरेडी खत्म हो चुका है, अब कौन बचा? जर्मनी अकेला। ये देखो पूरा मैप है कि अफ्रीका में कौन सी डेट्स को इन्वेजन हुआ, उसके बाद अलाइड फोर्सेस गई, वहां से जर्मन या इटालियन फोर्सेस को निकाला, तो ये सारा है उसका क्रोनोलॉजी। अब
जर्मनी भी, इटली भी गया, जापान भी गया, बचा कौन? जर्मनी। जर्मनी उधर से यूएसए सार उसको उसके घर में घुस के मार रहा है, इधर से फ्रांस का कंट्रोल लिया हुआ है जर्मनी ने, जर्मनी के पास है भी कंट्रोल सारा। तो क्या होता है? एलाइज भी सरप्राइज अटैक करते हैं। ये है नॉर्मैंडी। नॉर्मैंडी रीजन है। जर्मनी को कभी नहीं लगता कि फ्रांस की एलाइज जो है यहां से अटैक करेंगे। तो एक दिन अंडर ऑपरेशन ओवरलॉर्ड ऑन जून 6, 1944 जल थल वायु सारी सेनाएं भेज देते हैं यहाँ पर, सारा कंबाइंड अटैक कर देते हैं जर्मनी पे। जर्मनी ऑलरेडी वीक चल रहा है इस टाइम पे, उधर से रशिया से भी लड़ना है, यूएसए से इतना नुकसान हो गया है और अब यहाँ से होना है। तो अंडर ऑपरेशन ओवरलॉर्ड जो हिटलर है वो फाइनली अपने आप को सरेंडर कर देता है और May 7, 1945 जर्मन जनरल जो है एल्फ्रेड जॉर्डन साइंस एन अनकंडीशनल सरेंडर इन फ्रांस। अब जैसी ये बात हिटलर में पहुंचती है वो अपने बंकर में जाता है, अपने आप को गोली मार एंड ही कमिट्स द सुसाइड। अब ये देख लो कि बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी, उस टाइम पर क्या सीन था? जर्मनी ये था, तो जर्मनी भी क्या, जर्मनी सरेंडर कर गया, इटली सरेंडर कर गया, जापान सरेंडर कर गया, यानी कि एक्सिस जो पावर थी एक तरह हुआ खत्म, एलआईसी थी एंड द वर्ल्ड वॉर 2 कम्स टू एन एंड। उसके अलग पीस ट्रीटीज हैं, वो भी हम करेंगे। बट उससे पहले ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 देखो ये जर्मनी का सस्ता एरिया जर्मनी ने कॉन्कर करा हुआ, उसके बाद ये सारा। अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या सीन हो जाता है? जर्मनी की डिवीजन होती है जो 1990 में जाके फ्री होगा, जब फॉल ऑफ बर्लिन वॉल होगा। जर्मनी को पहले 4 हिस्सों में बांट लिया था, सोवियत, ब्रिटिश, यूएस और फ्रेंच ने। उसके बाद जो बर्लिन था उसको भी 4 हिस्सों में बांट लिया था कि कलर्स के हिसाब से मैचिंग कर लो। तो ये क्या हुआ? डिवीजन कर दी सभी कंट्रीज ने आपस में कि जर्मनी को हम ऐसे रखें, इतना वीक कर दो कि खत्म कर दो। जो ईस्टर्न जर्मनी था वो रशिया के कंट्रोल में आ गया और वेस्टर्न जर्मनी में था वो कैपिटलिस्ट, यानी कि ये बन गया सोशलिस्ट, ये बन गया कैपिटलिस्ट। और एक्चुअल में अगर आप घर जाके देखना, बर्लिन वॉल बनी है, एक पूरी दीवार बनी हुई थी 1990 में जिसको तोड़ा आयरन की, ताकि जो सोशलिस्ट लोग हैं वो कैपिटलिस्ट में ना जा सके और कैपिटलिस्ट जो है सोशलिस्ट में ना जा सके। और 1990 में और यहाँ पर अभी भी जो ये फोर्सेस थी, अलायंस फोर्सेस थी, ये स्टेशन थी, ठीक है। 1990 में जब ये वॉर गिरती है, उसके बाद 91 में जर्मनी रीयूनाइट होता है और सारी अलायंस फोर्सेस यहाँ से बाहर जाती है और 91 में जाके टोटली ये जर्मनी फ्री होता है। So this was the Second World War and interwar period